हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 में रिलेशन फंक्शन का ये वीडियो नंबर 24 है। ठीक है बच्चों, और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, उसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे। बट उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं जो बच्चों को ये वीडियो नया मिला है। ठीक है बच्चों, और रिलेशन फंक्शन आपको नहीं समझ में आ रहा है बिकॉज अजीब सा चैप्टर है, आपको पता है, देख रहे होगे आप, जगह जगह से कर रहे होगे, स्कूल कोचिंग या किसी यूट्यूब चैनल से नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते होगे, कोई नया न्यूमेरिकल आता समझ नहीं पाते हो कि हुआ क्या है। ठीक है, तो बच्चों देखो, मैं आपको बता दूं कि आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां क्लिक करिए, पार्ट 1 से आप करिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, और अगर आप सोच रहे हो ये चैप्टर आप 1-2 दिन में खत्म कर लोगे तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसमें आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा अजीब टाइप का इसमें मैथमेटिक्स है तो टाइम आपको देना पड़ेगा। और अगर आप अभी क्लास 12 में इसको ठीक से पढ़ लोगे तो हायर एजुकेशन में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, इसको आप टाइम दीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करिए, पार्ट 1 से चीज़ें करिए। ठीक है, हर एक टॉपिक को अलग अलग एग्जाम्पल की हेल्प से मैंने समझा रखा है। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस 1-1 घंटे के भी पड़े रहते हैं, तो देखो 1 घंटे में रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कोई क्वेश्चंस रट लोगे, एग्जाम में जाओगे और कोई नया टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे, उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, और रिलेशन फंक्शन का वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो देखिए बच्चों, कंपोजिशन का मतलब होता है रचना करना, मतलब बनाना। ठीक, कह रहा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस मतलब 2 फंक्शन हम लेंगे। ठीक है, 2 फंक्शन हम लेंगे और उनका कंपोजिशन करेंगे और उनकी हेल्प से जो आउटपुट आएगा वो एक फंक्शन ही होगा। सुनो मेरी बात, क्लास 11 में हम क्या करते थे, क्लास 11 में हम 2 सेट लेते थे, याद है, ए यूनियन बी निकालते थे, बी यूनियन सी निकालते थे, 2 सेट लेके उस पर हम ऑपरेशन करते थे, यूनियन का, इंटरसेक्शन का, 2 सेट्स का डिफरेंस निकालते थे। तो जब हम 2 सेट्स पे ऑपरेशन करते थे तो आंसर तो एक सेट ही आता था। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हम 2 फंक्शन लेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा भी फंक्शन ले सकते हैं, लेकिन शुरुआत में भी हम 2 फंक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 फंक्शन का जब कॉम्पोजिशन करेंगे तो रिजल्ट एक फंक्शन ही आएगा। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का बच्चों आपको टेक्निकल डेफिनेशन बताने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल की हेल्प से हम आपको ले चलेंगे इस डेफिनेशन की तरफ। तो सपोज हमारे पास 3 सेट्स हैं, सेट ए बी सी। ठीक है बच्चों, और इसका ये हमने एरो डायग्राम भी बना रखा है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, ये एलिमेंट्स हैं ए बी सी में। और एक फंक्शन है f जो मैप कर रहा है फ्रॉम सेट ए टू बी, किस रूल से, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x है। और एक फंक्शन है g जो मैप कर रहा है सेट b से c की तरफ, और g का रूल क्या है, 3x + 2। अब देखिए, अगर हम आपसे बोलें कि f ऑफ 1 निकालो, ठीक, f ऑफ 1, तो इस फंक्शन में जहां जहां x आ रहा है वहां आप क्या रखोगे, 1, तो 3 1 3, यानी कि 1 किससे मैप करेगा, 3 से, 1 किससे मैप करेगा, 3 से। इसी तरीके से अगर f ऑफ 2 निकालो तो 3 2 6, 2 किससे मैप करेगा, 6 से। इसी तरीके से अगर आप f ऑफ 3 निकालो तो 3 3 9, ठीक है, तो 3 किससे मैप करेगा, 9 से। ठीक है बच्चों, अब हम आपको बोल रहे हैं, सुनिए ध्यान से मेरी बात, मैं बोल रहा हूं कि व्हाट इज सेट ए। सेट ए क्या है, सेट ए क्या है बताओ, सेट ए है डोमेन ऑफ फंक्शन f। इस फंक्शन f की डोमेन क्या है, a, क्योंकि आपने फंक्शन f में इनपुट कहां से दिए, सेट a से दिए। ठीक है बच्चों, तो ये डोमेन हो गई f की, फंक्शन f की ये डोमेन हो गई। अगर हम आपसे बोलें कि सेट b क्या है, ठीक है, या अगर हम आपसे बोलें कि रेंज ऑफ f हमको बताइए, रेंज ऑफ फंक्शन f, फंक्शन f की अगर आप रेंज मुझे बताओगे तो ये वाला पूरा सेट हो जाएगा, यानी कि 3, 6, 9, तो ये हो गई क्या, रेंज ऑफ f, यानी कि जो सेट b है वही रेंज ऑफ फंक्शन f है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से चेक करिएगा, अगर हम आपसे बोलें कि अब आप g ऑफ x निकालना शुरू करिए, ठीक, तो अगर आप, अब ध्यान से सुनो, g कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, b से c पे, g कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, b से c पे। तो बच्चों g के जो इनपुट आएंगे, ध्यान दीजिएगा, ये जो g ऑफ x हमने लिखा हुआ है ना, ये x, देखो ये वाला x अलग था, ये वाला x, f ऑफ x का x अलग था, ये x किसको बिलोंग कर रहा था, ये x बिलोंग कर रहा था सेट a को, क्योंकि इनपुट आपने फंक्शन f के लिए कहाँ से लिए थे, सेट a से। लेकिन ये वाला जो g ऑफ x का जो x है, ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है सेट b को, क्योंकि अब तुम जब g ऑफ x निकालोगे तो इनपुट यहाँ से लोगे, ना कि यहाँ से लोगे। कहने का मतलब ये वाला x और ये वाला x अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। ठीक, तो अब x बिलोंग्स टू सेट b होगा, तो चलो निकालते हैं। ठीक है, तो g ऑफ 3, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, g ऑफ 3। g ऑफ 3 कैसे निकालोगे, फंक्शन का रूल क्या है, g जो फंक्शन उसका रूल क्या है, 3x + 2, यानी कि 3 3 x की जगह 3 रखो ना, 3 3 9 + 2 11 आ जाएगा। ठीक, तो 3 मैप करेगा किससे, 11 से। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, अब इसी तरीके से g ऑफ 6 निकालो, तो g ऑफ 6 अगर निकालोगे 3 6 18 + 2 20 आ जाएगा, तो 6 मैप करेगा किससे, 20 से। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब g ऑफ 9 निकालो, ठीक, तो g ऑफ 9, 3 9 27, 27 + 2 29, यानी कि 9 मैप करेगा किससे, 29 से। ठीक है बच्चों, ये हो गया। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बोल रहा हूं कि एक फंक्शन मुझे गॉफ चाहिए। ठीक है, एक न्यू फंक्शन हमने आपको बोला, एक न्यू
न्यू फंक्शन हमने बोला भैया हमको गॉफ फंक्शन का नाम है। गॉफ फंक्शन का क्या है नाम? अरे जैसे एफ फंक्शन का नाम होता है, जैसे जी फंक्शन का नाम होता है, ठीक है, वैसे ही गॉफ भी फंक्शन का नाम है। ठीक, अब सुनो, जैसे एफ अगर फंक्शन का नाम है तो तुम लिखते हो एफ ऑफ एक्स, जैसे जी फंक्शन का नाम है तो तुम लिखते हो जी ऑफ एक्स। उसी तरीके से अगर गॉफ फंक्शन का नाम है, गॉफ क्या है? फंक्शन का नाम है, तो इसको लिखा जाएगा, पता है क्या लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा गॉफ, जैसे एफ ऑफ एक्स, जैसे जी ऑफ एक्स, वैसे ही गॉफ ऑफ एक्स। पढ़ो इसको, क्या पढ़ोगे? पढ़ो गॉफ ऑफ एक्स। क्या पढ़ोगे इसको? गॉफ ऑफ एक्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो सुनो, इसको हमने लिखा ऐसे, गॉफ ऑफ एक्स। अब सुनो, गॉफ ऑफ एक्स निकलता कैसे? पता है कैसे निकलता है? सुनो, गॉफ ऑफ एक्स इस तरीके से निकलता है, देखो कैसे निकलता है। ये निकलता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। कैसे निकलता है? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। सब लोग याद रखिए, गॉफ ऑफ एक्स कैसे निकलता है? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है गॉफ ऑफ एक्स, और ये क्या लिखा है? ये लिखा है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। सुनो, तो ये जो गॉफ ऑफ एक्स होता है, यही बच्चों किसके इक्वल होता है? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के। याद रखिए, ये जो गॉफ ऑफ एक्स होता है, ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। ठीक, अब ये हमने क्या बोल दिया? ध्यान से समझिए जरा, ध्यान से समझिए जरा। ठीक है, ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कैसे निकाला जाता है? देखो बच्चों, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इस तरीके से निकाला जाता है कि यहाँ पर आपको जो एक्स लेने हैं, यहाँ पर आपको जो एक्स लेने हैं, वो कहाँ से लेने हैं? फंक्शन एफ के डोमेन से, फंक्शन एफ के डोमेन से। तो यहाँ पे अब ये वाला जो एक्स होगा, ठीक, सीधे शब्दों में बोलें तो फंक्शन एफ का इनपुट क्या होगा? एक्स। कहाँ से लोगे? सेट ए से लोगे। ठीक, तो एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। अब देखिए, मैं लेने जा रहा हूँ एक एक करके। ठीक, एफ ऑफ, सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या लोगे? 1 लोगे। ठीक, बहुत बढ़िया। अब जी ऑफ, अब देखो बच्चों, एफ ऑफ 1 है क्या? एफ ऑफ 1 है क्या? उसको यहाँ ले जाके रख दो, उसको यहाँ ले जाके रख दो। ठीक, तो एफ ऑफ 1 कितना था? 3। तो इस एफ ऑफ 1 की जगह कितना रखोगे? 3। समझ में आ गई बात? एफ ऑफ 1 कितना था? 3 था। ठीक, तो एफ ऑफ 1 हमने यहाँ पे 3 रखा। अब सुनो, ये क्या आ गया? जी ऑफ 3 आ गया। ठीक, और जी ऑफ 3 कितना है? जी ऑफ 3 कितना है? ये तो तुम पहले ही निकाल चुके हो। जी ऑफ 3 कितना है? 11 है। जी ऑफ 3 कितना है? 11 है। यानी कि ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये जो गॉफ ऑफ एक्स है, इसमें सबसे पहले इनपुट तुमने क्या डाला? सबसे पहले इनपुट तुमने कहां से उठाया? फंक्शन एफ की डोमेन से, फंक्शन एफ की डोमेन से। ठीक, और उसका जो रिजल्ट आया, मतलब एफ ऑफ 1 जो आया, जो कि 3 था, उसको एज अ इनपुट किस में डाल दिया? जी। तो आंसर क्या आ गया आपका? 11। यानी कि मोटी मोटी बात, ध्यान से सुनिए, मोटी मोटी बात अगर हम यहां पर लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे। पता है कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे गॉफ ऑफ एक्स, तुमने सबसे पहले कितना डाला था? 1, है ना? तो गॉफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? गॉफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 11 आ गया। ठीक है बच्चों, गॉफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 11। तो यही कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है। मतलब एक फंक्शन हमारे पास f था, a से b पे मैप कर रहा था, दूसरा फंक्शन b से c पे मैप कर रहा था। इन दोनों की हेल्प से नए फंक्शन का कॉम्पोजिशन किया, और उस फंक्शन का नाम क्या है? गॉफ, और उसकी इनपुट क्या होती है? 1, तो आउटपुट क्या आता है? 11। आइए हम आपको और चेक करके दिखाते हैं। ठीक, अब देखिए, आगे बढ़िए, यहीं पे हमको जगह बनानी पड़ेगी। अब हम निकालने जा रहे हैं क्या? गॉफ ऑफ 1 निकाला था, गॉफ ऑफ 2 निकालो, यानी कि जी ऑफ एफ ऑफ, अब एक्स की वैल्यू कितनी रखो? 2। हमने आपको बोला था ये एक्स बिलोंग्स टू क्या है? सेट ए, यानी फंक्शन एफ की जो डोमेन है वहां से वैल्यू रखोगे। अब जी ऑफ एफ ऑफ 2 कितना है? एफ ऑफ 2 कितना है? 6 है। चेक करो, एफ ऑफ 2 कितना है? 6 है, यानी कि जी ऑफ 6 निकालना है, और जी ऑफ 6 कितना है? 20। ठीक, यानी कि गॉफ ऑफ 2 कितना आ गया? देखो 2 रखा था ना, गॉफ ऑफ 2 कितना आ गया स्टूडेंट्स? 20 आ गया। इसी तरीके से आप निकाल के मुझे दिखाइए गॉफ ऑफ 3। अगर हम गॉफ ऑफ 3 निकालें तो यहाँ हम कितना रखेंगे? 3। और एफ ऑफ 3 कितना है? ध्यान से चेक करो, एफ ऑफ 3 कितना है? 9 है। और जी ऑफ 9 कितना है? जी ऑफ 9 29 है। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा? 29। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से चेक करिए, ध्यान से चेक करिएगा जरा, क्या कि ये जो गॉफ फंक्शन है, ठीक, ये गॉफ फंक्शन की इनपुट क्या है? 1, आउटपुट क्या है? 11। फिर गॉफ फंक्शन को जब इनपुट 2 देते हो तो आउटपुट क्या आता है? 20। गॉफ फंक्शन की इनपुट क्या है? 3, तो आउटपुट क्या आती है? 29। यानी कि बच्चों, जिस तरीके से f मैप कर रहा था a से b,
जी मैप कर रहा था बी से सी, उसी तरीके से गॉफ नाम का एक नया फंक्शन आया है, ध्यान दीजिएगा जरा, गॉफ नाम का एक नया फंक्शन आया है, ठीक है, जो मैप कर रहा है कहाँ से कहाँ, इनपुट क्या है इसके 1 2 3, यानी कि इसकी जो डोमेन वाला सेट बनेगा, इसकी जो डोमेन वाला सेट बनेगा, ध्यान दीजिएगा जरा, अभी हम आपको कंक्लूजन पे ले चलते हैं, ठीक। 1 2 3 एज ए इनपुट आप 1 डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो, ठीक। तो आउटपुट ये क्या दे रहा है 11 20 29, तो 11 20 29, यानी कि सीधे शब्दों में बोलें तो जो गॉफ है ये क्या है, ये सेट ए ही तो था, ये सेट ए ही तो, सेट ए में तो 1 2 3 एलिमेंट थे, यानी कि गॉफ मैप कर रहा है कहाँ से कहाँ, ए से, ये कौन सा सेट है, सी, ठीक है, ये, ठीक। तो आपने क्या देखा, आपको एक फंक्शन दिया था जो मैप कर रहा था ए से बी पे, एक फंक्शन दिया था जो मैप कर रहा था बी से सी पे, इन दोनों को कंपोज करके एक नया फंक्शन आया है गॉफ, जो मैप कर रहा है कहाँ से कहाँ, ए से सी पे, यानी कि ये जो गॉफ आया है इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन ए है, ये जो गॉफ है इसकी डोमेन, भाई यही तो डोमेन होती है यार, सुन लो, दुनिया का कोई भी फंक्शन, दुनिया का कोई भी फंक्शन हो वो हमेशा कहाँ से कहाँ मैप करता है, डोमेन से को डोमेन पे, डोमेन से को डोमेन पे, और हमको पता है क्या कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज जो होती है वो कोडोमेन वाले ही सेट में से तो बनती है ना, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करिए, क्या ये गॉफ भी एक फंक्शन है जो कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, डोमेन से कोडोमेन पे, ठीक। तो सुनिए, ये जो गॉफ आया, ठीक, तो यहाँ पे आपने देखा कि डोमेन ऑफ गॉफ क्या है, सेट ए, और डोमेन ऑफ एफ भी क्या था, सेट ए, यानी कि डोमेन ऑफ गॉफ इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ एफ, ठीक है बच्चों, और इज इक्वल्स टू क्या है, ये सेट ए, ठीक। जो एफ की डोमेन थी वही गॉफ की डोमेन है। इसी तरीके से गॉफ की जो रेंज है वो क्या है, सेट सी, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप ध्यान से चेक कर लीजिए। अब सुनो, इसी डायग्राम में हम अगर आपको गॉफ को दिखाएं, इसी डायग्राम में अगर हम आपको गॉफ को दिखाएं तो पता है कैसे दिखाएंगे, ध्यान से चेक करिएगा, हम कैसे दिखाएंगे गॉफ को, ऐसे दिखाएंगे, देखिए, इन दोनों बातों को मैं ऊपर लिख लेता हूं, डोमेन ऑफ एफ कितना था, ए, और रेंज ऑफ फंक्शन एफ कितना था, सेट बी, यानी कि एलिमेंट थे 3 6 9, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए, एक नए फंक्शन का जन्म हुआ है बच्चों जिसका नाम क्या है, गॉफ, और ये जो गॉफ है, ये जो गॉफ है जिसको आप गॉफ ऑफ एक्स भी पढ़ सकते हो, और इस बार ये जो एक्स है, इस बार ये जो एक्स है ये बिलोंग कर रहा है किसको, सेट ए को, क्योंकि इस फंक्शन गॉफ, ये भी तो एक फंक्शन, इसकी डोमेन क्या है, वही जो फंक्शन एफ की थी। अब ध्यान से चेक करिए, इसको हम कैसे दिखाएंगे पता है, इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे, कैसे, ये जो गॉफ है ऐसे, ये ध्यान से देखना, इसका सिर्फ ए से सी पे मतलब है कि ए से सी पे मैप कर रहा है, वहाँ आपके सामने आ गया रिजल्ट, तो ये देखिए ए, ये, ठीक, 1 11 से डायरेक्ट, 2 20 से डायरेक्ट, 3 29 से, यानी कि मोटी मोटी बात बोले तो हम सिंपली ऐसे कर देंगे, गॉफ सेट ए से कहाँ मैप कर रहा है, सेट सी पे, ठीक है बच्चों, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे एक खास बात देखिएगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पे एक, आप अगर चाहो तो गॉफ को आप अलग से भी बना सकते थे, यहाँ पे सेट ए बनाइए सिंपली, और यहाँ पे सेट सी बनाइए, ठीक है, और यहाँ आप गॉफ ऑफ एक्स लिख दीजिए, और सिंपली यहाँ सेट ए और सेट सी, यहाँ 1 2 3, और यहाँ 11 20 और 29, ठीक, सिंपली ऐसे भी आप दिखा सकते थे, ठीक। ये अब आप सोच रहे हो कि बी खत्म हो गया, बी खत्म नहीं हुआ यार, अगर बी ना होता ना तो आप गॉफ को जन्म नहीं दे सकते थे, बी का होना ज़रूरी है, ठीक। अब सुनो, बी का होना कैसे ज़रूरी मैं आपको बताता हूँ। एक इसमें आप खास बात ध्यान दीजिएगा कि गॉफ तभी एग्जिस्ट करेगा जब गॉफ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से चेक करिएगा, और आपको अपनी कॉपी में नोट लगाना है, ठीक। गॉफ तभी निकाला जा सकता है, मतलब अगर आपको एक फंक्शन दिया है f फ्रॉम a टू b, एक फंक्शन दिया है g फ्रॉम b टू c, तो गॉफ को तभी निकाला जा सकता है, या गॉफ का जन्म तभी हो सकता है जब कंडीशन क्या है, सुनो, गॉफ एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ द रेंज ऑफ f इज, ध्यान दीजिएगा जरा, द रेंज ऑफ f इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। सुनो मेरी बात, सुनो, यहाँ पर रेंज ऑफ f कितना था, चलो बताओ, रेंज ऑफ f कितना था, रेंज क्या होता है कि
फंक्शन f का जो आउटपुट आया था उसका सेट, आउटपुट क्या था फंक्शन f का 3, 6, 9, और हमने लिखा भी हुआ है रेंज ऑफ f कितना था 3, 6, 9, तो ये जो सेट था, ठीक। तो रेंज ऑफ f निकाल लिया। अब आप निकालो क्या, डोमेन ऑफ g निकालो। चलो डोमेन ऑफ g, डोमेन ऑफ g मतलब फंक्शन g को क्या क्या इनपुट दिए थे आपने, यहाँ पे आइए, फंक्शन g को आपने इनपुट 3, 6, 9 दिए थे, और सीधी सी बात है यार, g मैप कर रहा था b से कहाँ, c पे, तो b ही तो क्या होगी इसकी डोमेन, क्योंकि कोई भी फंक्शन डोमेन से को डोमेन पे मैप करता है, ठीक है ना। तो g की जो डोमेन है वो क्या है, सेट b है 3, 6, 9। अब बच्चों आप क्लियरली यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं क्या, कि रेंज ऑफ f इज द सबसेट ऑफ g, सॉरी रेंज ऑफ फंक्शन f, ये वाला जो सेट है, ये पहले हिंदी में समझो, ये वाला जो सेट है ये इसका सबसेट है कि नहीं है, ध्यान से चेक करो। अरे यार दोनों सेट तो आपस में इक्वल है ना, तो ये वाला सेट इसका सबसेट है कि नहीं है ना, तो यही बोला जाता है क्या, कि रेंज ऑफ फंक्शन f इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन g, रेंज ऑफ f इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जो फंक्शन f की आपने रेंज निकाली है वो सबसेट होना चाहिए किसका, डोमेन ऑफ g का, ठीक है। तो दिस सेट इज द सबसेट ऑफ दिस, हेंस वी कैन से दैट कि द रेंज ऑफ फंक्शन f इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, तभी गॉफ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है बच्चों, ठीक। तो ये कंडीशन होती है, ठीक। अब सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ जैसे आपने गॉफ निकाला है एक फंक्शन, और गॉफ आप निकालने में कामयाब हो गए, ये कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, ये सेट ए से सी पे मैप कर रहा है, यानी गॉफ की जो डोमेन है वो क्या है, सेट ए, और गॉफ की जो रेंज है वो क्या है, सेट सी, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रेंज ऑफ गॉफ कितनी हो गई, सेट सी हो गई, ठीक। अब सुनो, मैं आपसे पूछा हूँ क्या आप फॉग निकाल सकते हो, क्या आप फॉग ऑफ एक्स निकाल सकते हो। फॉग ऑफ एक्स को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, फॉग ऑफ एक्स, और इसका मतलब पता है क्या होगा, इसका मतलब होगा, देखो जैसे कि आपने यहाँ पे किया था, गॉफ ऑफ एक्स को g लिखा बाहर और g ऑफ f ऑफ x लिखा, वैसे ही फॉग ऑफ x क्या होगा, f ऑफ g ऑफ x होगा, क्या होगा, f ऑफ g ऑफ x। तो ये आप निकाल सकते हो क्या, तो जवाब है नहीं, आप फॉग को नहीं निकाल सकते हो। क्यों नहीं निकाल सकते हो, आओ दिखाएं। कहता है, आगे पढ़ो जरा, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि फॉग एग्जिस्ट इफ रेंज ऑफ जी, भाई जैसे कि गॉफ एग्जिस्ट इफ रेंज ऑफ, देखो जो बाद में लिखा होता ना, इसको चेक किया करो, अगर रेंज ऑफ एफ इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी हो जाए, इसी तरीके से फॉग अगर निकालना है तो रेंज ऑफ, ये जो बाद में लिखा रहता है, रेंज ऑफ फंक्शन जी इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। अब रेंज ऑफ जी देखो जरा क्या है, ध्यान से चेक करना, रेंज ऑफ जी क्या है यहाँ पर, ठीक। थोड़ी यार मैं जगह बना लेता हूँ यहाँ पे, है ना, बहुत ध्यान से देखना, ठीक। सिंपल शब्दों में बोलें तो ये रेंज ऑफ बाद वाला मस्ट बी द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ पहला वाला, ठीक। तो रेंज ऑफ बाद में क्या है, जी, रेंज ऑफ जी को चेक करो, रेंज ऑफ जी कितनी थी, सेट सी थी, अभी हमने आपको दिखाया, ठीक, सेट सी थी, रेंज ऑफ रेंज ऑफ जी कितनी थी, सेट सी थी 11, 20, 29, ठीक। तो 11, 20, 29, ठीक है बच्चों। अब रेंज ऑफ जी मस्ट बी द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, यानी कि अब आपको बात करनी पड़ेगी किसकी, डोमेन ऑफ एफ की, और डोमेन ऑफ एफ कितना था, सेट ए, यानी कि 1, 2, 3 थे इसमें एलिमेंट, ठीक। अब भैया मुझे ये बताओ, क्या ऊपर वाला सेट इसका सबसेट है, नहीं। क्या ऊपर वाला सेट इसका सबसेट है, नहीं, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट यहाँ नहीं आता है, तो ये इसका सबसेट नहीं है, यानी कि रेंज ऑफ बाद वाला इज नॉट द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ पहले वाला, यानी कि रेंज ऑफ फंक्शन g इज नॉट द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन f, हेंस वी कांट फाइंड फॉग। तो आपको ध्यान रखना है, जब आपको दो फंक्शन दिए हो f और g, और आपको कंपोज करके फॉग निकालना हो या गॉफ निकालना हो, तो ये रूल ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में गॉफ को निकालना तो पॉसिबल है, बट यहाँ पर फॉग को निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। गॉफ हम इसीलिए निकाल पाए बिकॉज रेंज ऑफ फंक्शन f इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन g, ठीक है बच्चों। चलो बहुत बढ़िया, अब आते हैं इसकी टेक्निकल डेफिनेशन पे, ठीक है। तो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या कहती है, इसकी टेक्निकल डेफिनेशन कहती है कि लेट देयर इज अ फंक्शन f मैप फ्रॉम a to b and g मैप फ्रॉम b to c, be two functions, then a function gof
इज सच दैट देन अ फंक्शन गोफ इज सच दैट फ्रॉम ए टू सी डिफाइंड बाय गोफ ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। मतलब गॉफ को हम ऐसा डिफाइन करते हैं, मैंने आपको निकाल के भी दिखाया कि गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। मतलब इस गॉफ जो कि एक फंक्शन है, इसकी जो इनपुट्स होंगे ये आप कहाँ से लोगे, ये आप सेट a से लोगे। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए जरा, आप कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन को एक मशीन में भी विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है, कैसे मैं आपको भी दिखाता हूँ तो आपको शायद थोड़ा सा और क्लियर हो। ठीक है बच्चों, सपोज ये सब आप नोट कर लीजिए, तो मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, ये सब आप नोट कर लीजिए। ये कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन को आप इस पूरी मशीन से समझ सकते हो। इस पूरी मशीन में दो मशीन लगी हैं, यहाँ पर एक मशीन लगी है। ठीक, ये जो फर्स्ट मशीन है, देखिए ये फर्स्ट मशीन है, ये फंक्शन f है। ठीक, और ये फर्स्ट मशीन में आप कुछ इनपुट डालेंगे ऊपर से, यहाँ से आप इनपुट डालेंगे x, और ये x क्या होगा, ये x बिलोंग्स टू सेट a होगा, यानी कि क्या होगा, ये डोमेन ऑफ फंक्शन f। ठीक, अब आप ध्यान से चेक करिए, यही तो आपने किया था। जैसे कि मैं आपको एक बार फिर से दिखा रहा हूँ कि आपने जब 1 लिया था यहाँ, ठीक, जब आपने यहाँ पर 1 लिया था तो f ऑफ 1, ठीक है, इस मशीन में जैसे ही जाएगा तो f ऑफ 1 का आउटपुट क्या आएगा, f ऑफ 1 का आउटपुट क्या आ गया था, f ऑफ 1 का जो आउटपुट था वो ये f ऑफ x है, और f ऑफ 1 का जो आउटपुट था वो कितना था, 3। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से चेक करिए, तो जब जैसे ही x इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पे डालोगे, ये मशीन में जाएगा, मतलब फंक्शन f इस पे ऑपरेशन करेगा और आउटपुट क्या दे देगा, f ऑफ 1 कितना है, 3, तो आउटपुट आपको 3 मिलेगा। यही 3 एज अ इनपुट किस में जाएगा, g में। ध्यान से चेक करो, यही 3 एज अ इनपुट किस में जाएगा, g में। ठीक है बच्चों, और g ऑफ 3 कितना आ जाएगा, 29। तो ये g फंक्शन इस 3 को एज अ इनपुट लेके आउटपुट कितना दे देगा, आउटपुट दे देगा आपको कितना, आउटपुट दे देगा आपको कितना, 29। तो यहाँ से आउटपुट कितना निकलेगा, 29। यानी कि मोटी मोटी बात समझिए जरा, कि अगर हम पूरी मशीन को देखें, इस मशीन में इस पूरी मशीन में 2 मशीन लगी हैं, एक f नाम की मशीन, एक g नाम की मशीन। f इनपुट लेता है, उसको एज अ आउटपुट बाहर, मतलब इनपुट लेके एक आउटपुट देता है, और वही आउटपुट एज अ इनपुट कौन लेता है, g, और फिर g एक आउटपुट देता है। तो इस पूरी मशीन को हमने क्या बोल दिया, इस पूरी मशीन को हमने क्या बोल दिया, यही पूरी मशीन ही बच्चों क्या है, पूरी मशीन ही फॉग ऑफ x है, फॉग ऑफ x है। और अभी अभी हमने आपको बताया था क्या, सॉरी फॉग ऑफ x बोल रहा हूँ, गॉफ ऑफ x है। ठीक है, क्योंकि फॉग तो यहाँ निकालना पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, g ऑफ f ऑफ गॉफ ऑफ x यानी कि g ऑफ f ऑफ x। तो ये पूरी मशीन क्या है, पूरी मशीन क्या है यहाँ पर, g गॉफ ऑफ x है। ठीक है, तो अगर इस पूरी मशीन को बाहर से देखो, इस पूरी मशीन को बाहर अंदर के पार्ट अगर ना देखो आप, f और g को आप ना देखो, तो आपको इनपुट क्या दिखाई पड़ेगा, 1। ठीक, तो इनपुट आपको क्या दिखाई पड़ेगा यहाँ पर, 1, और आउटपुट आपको इस पूरी मशीन ने जो भी काम किया है उसका आउटपुट कितना दिखाई पड़ेगा, 29। इसलिए 1 किससे मैप हो रहा है, 29 से। तो देखिए 1 किससे मैप होगा, सॉरी 29 बोल रहा हूँ, g ऑफ 3 कितना था, सॉरी g ऑफ f ऑफ 1 कितना था, f ऑफ 1 था 3। ठीक है, और g ऑफ 3 कितना आया है, g ऑफ 3 कितना आया है, g ऑफ 3 11 आया है। ठीक, g ऑफ 3 11 आया है। ठीक, तो ये g ऑफ 3 कितना आया था, 11। तो इस पूरी मशीन में जब आपने इनपुट कितना डाला, 1। ठीक, तो आउटपुट क्या आया आपका, 11 आया। यानी कि ये जो पूरी मशीन है यही किसको दिखा रही है, गॉफ को दिखा रही है। तो ध्यान से चेक करिए, ये देखिए 1 किससे मैप कर रहा है, 11 से। इसी तरीके से जब अगली बार आप इसमें इनपुट कितना डालेंगे, 2, जो कि कहाँ से उठाएंगे आप, डोमेन ऑफ f से। तो f ऑफ 2 कितना आ जाएगा, f ऑफ 2, ध्यान से चेक करिए, f ऑफ 2 कितना आ जाएगा, f ऑफ 2 आ जाएगा आपका 6। ठीक, तो f ऑफ 2 कितना आ जाएगा, 6, और फिर यही 6 एज अ इनपुट किस में जाएगा, फंक्शन g में, यानी कि g ऑफ 6। फंक्शन g को इनपुट कितना मिलेगा, 6, और जब फंक्शन g को इनपुट 6 मिलेगा तो वो फंक्शन किससे मैप करेगा, वो फंक्शन मैप करेगा किससे, 20 से। कौन से रूल से, इससे 3 6 18 प्लस 20। तो यहाँ आ जाएगा कितना, 20, यहाँ आ जाएगा कितना, 20। तो इस बार आपने एज अ इनपुट क्या डाला, 2 डाला। ठीक, तो इस बार आपने इनपुट डाला गॉफ में कितना, इस पूरी मशीन को देखना है बाहर से। इसका इनपुट 2 है और आउटपुट इस बार कितना है, आउटपुट है इस बार इसका कितना, 3
360 + 2 20, ठीक ये चीज़। तो अगर आप देखें तो गॉफ ऑफ 2 इस बार कितना आ गया 20। इसी तरीके से जब आप नेक्स्ट टाइम इसमें इनपुट डालेंगे कितना 3, ठीक है, तो f ऑफ 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा f ऑफ 3, और f ऑफ 3 का जो आउटपुट है, f ऑफ 3 का जो आउटपुट है ध्यान से चेक करिए, f ऑफ 3 का आउटपुट 9 है। अब ये जो f ऑफ 3 का आउटपुट 9 है, मतलब इस फंक्शन f ने इनपुट कितना लिया 3 और आउटपुट कितना दिया 9। इसी फंक्शन f का जो आउटपुट है उसको कौन लेगा g, यानी कि g अब इनपुट कितना लेगा यहाँ पे 9 और कुछ यहाँ पे प्रोसेसिंग करेगा और आपको एक आउटपुट देगा, ठीक। तो g ऑफ 9 कितना था, ध्यान से चेक करिए, g ऑफ 9 29 था, मतलब इस बार आउटपुट कितना आएगा बाहर 29 आएगा, यानी कि गॉफ ऑफ व्हाट, गॉफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 29। ये होता है बच्चों कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। तो गॉफ हम निकाल सकते हैं बट यहाँ पे फॉग नहीं निकाल सकते क्योंकि आपको कारण यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा विजुअलाइजेशन था किसका, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल लेते हैं इसके। तो लेते हैं एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1। कह रहा है कि एक फंक्शन है जो इस सेट से इस सेट पे मैप करता है, तो इसका नाम मैंने a रख दिया और इस सेट का नाम मैंने b। तो फंक्शन f मैप फ्रॉम सेट a टू b। इसी तरीके से फंक्शन g मैप्स फ्रॉम सेट b टू c सच दैट फंक्शंस आर डिफाइंड लाइक दिस। फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया गया है। फंक्शन डिफाइन करने का मतलब पता है क्या है, कि फंक्शन कैसे इनपुट ले रहा है और कैसे आउटपुट दे रहा है। जैसे कि अभी हमने जो आपको समझाया था उसमें हमने फंक्शन को डिफाइन किया था f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x से, है ना। तो वहाँ तो हमने एक रूल आपको दिखा दिया था, बट यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है कि अगर आप f ऑफ 2 निकालोगे तो 3 मिलेगा। मतलब इस फंक्शन f में इनपुट अगर 3 दोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, सॉरी इनपुट अगर 2 दोगे तो आउटपुट 3 मिलेगा, ठीक। फिर फंक्शन में f में अगर आप इनपुट 3 दोगे तो आउटपुट 4, इनपुट 4 दोगे तो और 5 दोगे तो दोनों ही टाइम आपको आउटपुट यानी कि f ऑफ 4 f ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 5 में, ठीक है। तो अगर आप इस फंक्शन में 4 डालोगे तब भी आउटपुट 5 मिलेगा और 5 डालोगे तब भी आउटपुट 5 मिलेगा। इसी तरीके से g ऑफ x को भी डिफाइन किया गया है, ठीक है बच्चों। तो कह रहे हैं कि फाइंड गॉफ, ठीक। अब एक काम करते हैं, पता है एक काम करते हैं हम यहाँ पर कि हम इसका जो है एरो डायग्राम बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये सेट A है, इसमें है आपके पास 2 3 4 5, ठीक। और ये सेट B है और B है आपके पास 3 4 5 9 3 4 5 9, ठीक। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेट C है 7 11 15, ओके यस 7 11 15 ये, ठीक है बच्चों। अब A और B के बीच में कौन सा फंक्शन काम कर रहा है f, B और C के बीच में कौन सा फंक्शन काम कर रहा है g, ठीक है। तो ध्यान से चेक करो क्या कि f ऑफ 2 कितना है 3, यानी कि अगर A और B के बीच में हम इनपुट क्या लें 2 तो आउटपुट क्या मिलेगा 3। इसी तरीके से f ऑफ 3 4, f ऑफ 3 4 3 मैप करेगा किससे 4 से। फिर f ऑफ 4 भी 5 आ रहा है और f ऑफ 5 भी 5 आ रहा है, ठीक ये हो गया। इसी तरीके से g वाले फंक्शन पे चलो, ठीक। अब सुनो g वाले फंक्शन के जो इनपुट्स होंगे वो आप कहाँ से लोगे, यहाँ से, ठीक ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ और करते चलिए, यहाँ पर आप यहाँ पर लिखिए सब कुछ लिखिए, डोमेन ऑफ f लिखिए। डोमेन ऑफ f ये रहा, यानी कि 2 3 4 5, ठीक ये डोमेन ऑफ f है। फिर रेंज ऑफ f लिखिए, रेंज ऑफ फंक्शन f। रेंज ऑफ फंक्शन f मतलब जो रिजल्ट में आपको मिल रहे हैं, क्या क्या मिल रहे हैं 3 4 5, ठीक 9 नहीं है, 9 किसी से मैप नहीं हुआ है जब हमने a टू b फंक्शन को मैपिंग करवाई है, ठीक है 3 4 5, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई रेंज ऑफ f। अब यहाँ पे आप जानकारी लिखिए किसकी, डोमेन ऑफ फंक्शन g, ठीक डोमेन ऑफ फंक्शन g लिखिए। फंक्शन g की डोमेन 3 4 5 9, ठीक 3 4 5 9 ये वाला सेट। और रेंज ऑफ g अभी हम लिखेंगे, रेंज ऑफ g अभी हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे यहाँ से देख के g ऑफ 3। अब ये जो इनपुट्स हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, ये यहाँ से आ रहे हैं ना कि सेट A से, ठीक है। g के इनपुट ये B वाले सेट से आएंगे, यानी कि g की जो डोमेन होगी वो सेट B होगा। तो g ऑफ 3 कितना है 7, g ऑफ 4 भी कितना है 7, तो 3 मैप होगा 7 से, 4 मैप होगा 7 से। इसी तरीके से g ऑफ 5 g ऑफ 9 11 है, तो g ऑफ 5 भी 11 है और g ऑफ 9 भी क्या है 11 है, ठीक है बच्चों 11, g ऑफ 9 भी कितना है 11 है, ठीक बहुत बढ़िया। तो यानी कि अगर हम आपसे बोलें कि रेंज ऑफ g कितना है तो उसमें 7 और 11 आएगा, बस 7 15 नहीं आएगा, 15 किसी से मैप नहीं हुआ है, ठीक ये हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया रेंज की बात हमने आपसे करी, ठीक ओके। और देखिए हमने आपको भी बोला था थोड़ी देर पहले कि कोई भी फंक्शन होगा वो कहाँ से मैप करता है, हमेशा वो मैप करता है डोमेन से
को डोमेन पर, डोमेन से को डोमेन पर। और हमने आपको बोला था कि रेंज इज द सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज द सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन। तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ सेट जी की कोडोमेन क्या थी, इसमें 3 एलिमेंट थे, लेकिन सेट जी की रेंज क्या है, सेट जी की रेंज है 7 और 11, और रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोई भी फंक्शन डोमेन से कोडोमेन पे मैप करता है, और याद रखिए जो फंक्शन की रेंज होगी वो कोडोमेन के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यहाँ पर क्या हुआ कि जो रेंज है जी की वो कोडोमेन के इक्वल नहीं हुई, तो रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन हियर। बहरहाल इन्होंने हमसे बोला था फाइंड गॉफ। बच्चों सुनो, गॉफ तो आप तब निकालोगे ना, देखो आपको क्या निकालना है यहाँ पर, गॉफ। गॉफ निकालने के लिए आपको ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। कह रहा है गॉफ एग्जिस्ट इफ द रेंज ऑफ एफ, अब आ जाइए, रेंज ऑफ फंक्शन एफ इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। तो रेंज इज ऑफ एफ इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। क्या ये वाला सेट इसका सबसेट है? यस। चेक करो, ये वाला सेट इसका सबसेट है, यस, क्योंकि रेंज ऑफ एफ का हर एक एलिमेंट कहाँ है, डोमेन ऑफ जी में प्रेजेंट है। तो हम बोलेंगे यस, रेंज ऑफ एफ इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, हेंस गॉफ एग्जिस्ट। ठीक है, तो पहले तो ये चेक कर लो गॉफ एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक, तो अगर गॉफ एग्जिस्ट करता है तो अब आप निकालना शुरू करिए। ठीक, और हमने आपको बताया था क्या कि ऊपर देख लीजिए लिखा हुआ, अगर मैप करेगा फंक्शन ए से बी, जी मैप करेगा बी से सी, तो गॉफ कहाँ से कहाँ मैप करेगा, गॉफ मैप करेगा आपका, गॉफ मैप करेगा बच्चों कहाँ से कहाँ, ए से सी पे, ए से सी पे। यानी कि गॉफ की जो डोमेन होगी वो सेट ए होगा, और गॉफ की जो को डोमेन होगी ये क्या है, डोमेन, क्योंकि कोई भी फंक्शन कहाँ से कहाँ मैप करता है, डोमेन से को डोमेन पे। ठीक है, तो गॉफ की जो को डोमेन होगी वो फंक्शन वो सेट सी होगा। ठीक, तो अब निकालते हैं ये गॉफ को आपको निकालना है, यानी कि जी ऑफ गॉफ ऑफ एक्स निकालना है। ठीक, इसको हमने आपको बताया था ये क्या होता है, जी ऑफ, देखिए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक, और ये एक्स किसको बिलोंग करेगा, ये एक्स बिलोंग करेगा फंक्शन एफ की डोमेन को, यानी कि सेट ए को। यहाँ से हम इनपुट लेते जाएंगे। ठीक, अब एक एक करके लेते हैं, तो ध्यान से चेक करिए। सबसे पहले एक एक करके निकालता हूँ, नंबरिंग भी करते आते हैं। ठीक, नंबर 1 हम निकालेंगे जी ऑफ एफ ऑफ 2, जी ऑफ एफ ऑफ 2। तो जी ऑफ एफ ऑफ 2 का मतलब जी ऑफ, अब देखो एफ ऑफ 2 रखो यहाँ, एफ ऑफ 2 कितना आया था, ध्यान से चेक करो, एफ ऑफ 2 कितना आया था, एफ ऑफ 2 3 आया था। ठीक, तो इस एफ ऑफ 2 की जगह हम 3 रखेंगे। ठीक, अब जी ऑफ 3 ध्यान से जाके चेक कर लो कितना है, जी ऑफ 3 कितना है, 7 है, जी ऑफ 3 7 है। यानी कि मोटी मोटी बात ये है कि आपने क्या निकाला, गॉफ ऑफ एक्स, एक्स कितना लिया इस बार 2, तो गॉफ ऑफ 2 कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक, नंबर 2 अब जी ऑफ एफ ऑफ 3 निकालिए। ठीक, तो जी ऑफ एफ ऑफ 3 अगर हम निकालेंगे, यानी कि हम गॉफ ऑफ 3 निकाल रहे हैं, तो जी ऑफ व्हाट इज एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 इज 4, तो एफ ऑफ 3 की जगह 4, एंड व्हाट इज जी ऑफ 4, जी ऑफ 4 इज 7, जी ऑफ 4 इज 7, यानी कि गॉफ ऑफ 3 कितना आ गया, गॉफ ऑफ 3 कितना आ गया, 7। अरे यार गॉफ ऑफ 3 को ही तो जी ऑफ एफ ऑफ 3 लिखा है ना। ठीक, ये नंबर 2। अब नंबर 3 इधर निकालते हैं। ठीक, नंबर 3 गॉफ ऑफ 4, यानी कि जी ऑफ एफ ऑफ 4, और एफ ऑफ 4 कितना है, एफ ऑफ 4 कितना है, 5 है। ठीक, एफ ऑफ 4 कितना है, 5 है, तो एफ ऑफ 4 की जगह 5 लिखेंगे, और जी ऑफ 5 कितना है, जी ऑफ 5 11 है। ठीक, तो इस तरीके से गॉफ ऑफ 4 कितना आ गया, गॉफ ऑफ 4 कितना आ गया, 11 आ गया। ये सब आंसर है। ठीक, बॉक्स में बंद कर लो इसको। ठीक, इसी तरीके से 4th यहाँ निकालते हैं, गॉफ ऑफ 5, यानी कि जी ऑफ एफ ऑफ 5, और एफ ऑफ 5 कितना है, एफ ऑफ 5 कहाँ गया, एफ ऑफ 5 कितना है, 5 ही है, तो ये एफ ऑफ 5 की जगह 5, और जी ऑफ 5 कितना है, जी ऑफ 5 11 है। ठीक, जी ऑफ 5 11 है, यानी कि गॉफ ऑफ 5 कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक, तो अब हम जाके फाइनल आंसर करेंगे, और इसके लिए हमको यहाँ पर जगह चाहिए होगी। ठीक है, यहाँ पे करते हैं। तो गॉफ जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, देखो अब यहाँ पर ना गॉफ ऑफ आगे एक्स एक्स कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक, क्योंकि फंक्शन का नाम ही क्या है, गॉफ है। तो गॉफ कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, ध्यान से चेक करो। गॉफ की डोमेन क्या है, गॉफ की डोमेन है 2 3, डोमेन मतलब जो इनपुट लिया, 4 5, तो 2 3 4 5, तो ये डोमेन है, और इसकी
जो रेंज आई है वो क्या आई है 7 7 11 11, ठीक, यानी कि 7 7 11 11। लेकिन हमको पता है कि सेट्स में हम एलिमेंट्स को बार बार नहीं लिखते हैं, इसलिए 7 को एक बार, 11 को एक बार, तो 7 को एक बार और 11 को एक बार लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से। अब देखिए बच्चों, यहाँ एक कमेंट करने वाली बात ये हो सकती है, कमेंट करने वाली बात ये हो सकती है कि आपने बताया था कि अगर f a से b पे मैप करे, b और g b से c पे मैप करे, तो गॉफ हमने आपको बताया था क्या कि गॉफ a से c पे मैप करता है, ठीक। बट ये जो आया है ये तो a है, बट ये तो c नहीं है, क्योंकि c में तो 3 एलिमेंट थे, c सेट में तो 7 11 15 थे, ठीक। तो 7 11 15 कहाँ गया? तो बच्चों सुनो, एक बार बताऊँ, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको ये बोला था कि कोई भी फंक्शन डोमेन से को डोमेन पे मैप करता है, ठीक। और ध्यान से चेक करो, ये रेंज है, ये क्या है, ये रेंज है, किसकी रेंज है, ये गॉफ की रेंज है बच्चों, ठीक। ये गॉफ की को डोमेन थोड़ी ना है। तो अगर आपको इसी स्टाइल में लिखना हो फंक्शन को, क्या कि कोई फंक्शन कहाँ से कहाँ मैप करता है, डोमेन से को डोमेन पे मैप करता है, अगर आपको, और ऑब्वियसली कोई भी फंक्शन डोमेन से को डोमेन पे मैप करता है, तो आप इस स्टाइल में लिख सकते हैं कि भैया गॉफ जो है वो मैप करता है 2 3 4 5 से कहाँ पर, 7 11 15 पे। यानी कि जो गॉफ है वो कहाँ से कहाँ मैप करता है, गॉफ मैप करता है आपका सेट ए से सी पे। और हमने आपको बताया था, ये ऐसा हमने यहाँ पर क्यों लिखा है, ऐसा हमने इसलिए लिखा है बिकॉज आपको तो पता ही है क्या कि रेंज इज द सबसेट ऑफ व्हाट, को डोमेन। तो ये हमने फंक्शन गॉफ की को डोमेन नहीं लिखी थी, ये हमने रेंज लिखी थी, ठीक है। तो ये हमने आपको लिख के दिखाया, अब हम इसको काट दे रहे हैं। तो जो फाइनल आंसर होगा वो इस तरीके से होगा कि गॉफ कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, ए से सी पे, जो कि डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 16, इसके पहले हमने उसको एग्जाम्पल नंबर 1 बोल दिया था, वो एग्जाम्पल नंबर 15 था। देखो, एक फंक्शन मैप कर रहा है रियल नंबर के सेट से रियल नंबर पे, ठीक है। तो एफ मैप कर रहा है, ध्यान से चेक करिएगा, रियल नंबर के सेट से कहाँ मैप कर रहा है, रियल नंबर के सेट पे। और इसी तरीके से जो g है वो भी मैप कर रहा है रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे, ठीक है बच्चों। f ऑफ x क्या है, cos x है। सुनो, f ऑफ x क्या है, cos x है, ठीक है बच्चों। ये एक फंक्शन है। अब सुनो, यहाँ से कोई भी रियल नंबर एज अ इनपुट दोगे, ठीक। पहली बात तो सुन लो फंक्शन क्या होता है, मैं रिवाइज करा दूँ, पता लगा कुछ को यही नहीं पता कि फंक्शन क्या होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक है, a से b पे कोई फंक्शन मैप कर रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर है a b c d e, ठीक। 1 2 3 4 ले लो, देखो ये मैप हो गया, ये मैप हो गया, ये 4 छूट गया, तो ये रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने के लिए जो पहली सेट है उसका हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाइड होना चाहिए। अब देखो, अब ये फंक्शन हो गया, ठीक। तो फंक्शन होने के लिए यहाँ पे हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाइड होना चाहिए, ठीक। f ऑफ x क्या है, cos x है। तो ध्यान से चेक करो, अगर हम आपको बोले यहाँ आप क्या क्या इनपुट दे सकते हो, तो आप बोलोगे कुछ भी इनपुट दे दो, रियल नंबर लाइन पे कोई भी नंबर एज अ इनपुट इसको दे सकते हो। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इसका जो आउटपुट आएगा, cos x का आउटपुट, इतना तो पढ़ा होगा ना, क्लास 11th में आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो सुन लो, ठीक है, कि रेंज ऑफ cos x क्या होती है बच्चों, रेंज ऑफ cos x, रेंज ऑफ cos x होती है आपकी क्लोज इंटरवल -1 से लेके 1 तक। मतलब इस नंबर लाइन पे यहाँ 0 है और यहाँ -1 है और यहाँ 1 है, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल -1 मतलब -1 से लेके 1 तक जितने भी नंबर आते हैं, केवल यही आउटपुट होगा किसका, cos x का। मतलब ये जो पूरी रियल नंबर लाइन है बच्चों, इस पे -1 से लेके 1 तक ही, -1 से लेके 1 तक ही वाले नंबर केवल मैप होंगे बस। मतलब इनपुट तो तुम कुछ भी दे सकते हो, बट आउटपुट क्या आएगा cos x का, केवल -1 से 1 तक। बाकी सब नंबर छूट जाएंगे, जैसे कि 2 छूट जाएगा, 2 कभी आता ही नहीं है यार, cos की वैल्यू कभी 2 हो ही नहीं सकती, ठीक है। 2 छूट जाएगा और 7 छूट जाएगा, 9 छूट जाएगा, 2.7 छूट जाएगा, -2.7 छूट जाएगा, ठीक है। बात समझना जरा, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए क्या कि अगर हम आपको बोलें कि रेंज ऑफ f क्या है यहाँ पर, तो ध्यान से चेक करिएगा, रेंज ऑफ f, और f फंक्शन f क्या था, cos x था, तो रेंज ऑफ f भैया यही तो होगी। और ध्यान से चेक करो, ये जो g फंक्शन दिया हुआ है, इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन है भैया सेट ऑफ रियल नंबर। पक्का हर एक रियल नंबर यहाँ कवर हो जाता है, क्योंकि g उन्होंने बोल दिया कि एक फंक्शन है, और g को 3x² से डिफाइन किया। फंक्शन होने के लिए पहले वाले सेट का हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाइड होना चाहिए, ठीक।
तो इसका मतलब यहाँ तो हर एक रियल नंबर कवर हो जाता है इसकी डोमेन में, किसकी, जी की। लेकिन जब फंक्शन f की रेंज आती है वहाँ पे केवल -1 से 1 वाले नंबर ही, -1 से 1 वाले नंबर ही कवर होते हैं। अब ध्यान से चेक करो यार, ये जो -1 से 1 वाले नंबर है, इट इज़ द सबसेट ऑफ पूरी रियल नंबर लाइन। यहाँ से भी देख सकते हो ये वाला पार्ट सबसेट है किसका, इस रियल नंबर का। और यही तो हमने बोला था क्या, कि गॉफ आप तभी निकाल सकते हो जब क्या, जब रेंज ऑफ बाद वाला यानी कि रेंज ऑफ फंक्शन f इज द सबसेट ऑफ व्हाट, इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ पहले वाला। और चेक करो ये रेंज है किसकी, f की, और ये सबसेट है किसका, g का, सबसेट है किसके डोमेन का, g के डोमेन का। इतना सा पार्ट इसका सबसेट है, इसलिए हम गॉफ निकाल सकते हैं। समझ में आई बात। तो सबसे पहले तो आप एग्जाम में एक लाइन लिखोगे क्या, गॉफ एग्जिस्ट because range of function f is the subset of domain of g, hence we can find what गॉफ exist करता है। अब गॉफ निकालना है तो गॉफ का मतलब तो आप समझ ही रहे होगे क्या, कि गॉफ ऑफ x, और इसका क्या मतलब हमने आपको बताया था, g ऑफ f ऑफ x। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से चेक करिए, g को तो ऐसे ही लिखिए और f ऑफ x को यहाँ लिख दीजिए। देखो ये वाला ब्रैकेट ऐसे ही उतारो, ठीक, और f ऑफ x को यहाँ लिख दो। f ऑफ x क्या है, cos x है, ठीक है, f ऑफ x क्या है, cos x है। बस अब g ऑफ cos x कैसे निकालोगे, सुनो, ये रहा g ऑफ x, ठीक, और g ऑफ x अगर हम तुमसे पूछें कि भैया g ऑफ 1 बताओ, मुझे क्या बताओ, g ऑफ 1 बताओ, तो तुम बोलोगे जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख दो। हमने बोला भैया ठीक है, 3 × 1 का स्क्वायर। हमने बोला g ऑफ 2 निकालो, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दोगे, g ऑफ 2 का स्क्वायर। समझ गए बात। तो अगर हम g ऑफ cos x पूछें तो तुम क्या बोलोगे, 3 × जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दोगे, cos x। तो 3 × cos x का स्क्वायर। और इतना तो तुमको पता ही होगा कि cos x का होल स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, cos स्क्वायर x। x पे स्क्वायर मत लगा देना, cos पे स्क्वायर लगेगा, मतलब cos x × cos x। इसका क्या मतलब है, 3 × cos x × cos x, ये मतलब है, x को स्क्वायर मत दे देना, ठीक। तो ये बात आ गई, यानी कि जो गॉफ आया, गॉफ ऑफ x आया, वो कितना आया, 3 cos स्क्वायर x आया। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका। अब हमको क्या निकालना है, सेकंड हमको निकालना है क्या, फॉग ऑफ x निकालना है, ठीक। तो फॉग ऑफ x निकालने के लिए रेंज ऑफ बाद वाला, तो ध्यान से चेक करो, रेंज, ठीक है, रेंज ऑफ बाद वाला, मतलब ये जो बाद वाला फंक्शन है, फॉग निकालने के लिए क्या करना, रेंज ऑफ g चेक करना है। उसको सबसेट होना पड़ेगा किसका, डोमेन ऑफ f का। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, सीधी सी बात है यार, ये जो फंक्शन g है, ठीक, इसमें अगर यहाँ पे कुछ एलिमेंट आए और चाहे पूरे ही आ जाए, क्योंकि g ऑफ x कितना है, 3x स्क्वायर है, ठीक। ऑब्वियसली 3x स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक। तो इसका जो आउटपुट होगा हमेशा वो पॉजिटिव होगा, फंक्शन g का जो आउटपुट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो केवल यहाँ पॉजिटिव नंबर ही मैप हो जाएंगे, जैसे कि +2 और +4, ठीक। -2 मैप नहीं होगा, ये छूट जाएगा, ये मैप हो जाएगा। कोई भी नेगेटिव नंबर मैप नहीं होगा, बिकॉज स्क्वायर का आउटपुट हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। तो जितने भी ये नेगेटिव नंबर है वो छूट गए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो g की जो रेंज होगी वो कुछ ही नंबर का सेट होगा, जैसे कि प्लस पॉजिटिव रियल नंबर्स का ही सेट होगा, और पॉजिटिव रियल नंबर का सेट इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। और चेक कर लो, ये जो पॉजिटिव रियल नंबर का सेट है ये क्या है, रेंज ऑफ g है, और रेंज ऑफ g इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। ये देखो, रेंज ऑफ g इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। बाद वाले का जो रेंज है वो सबसेट होना चाहिए किसका, डोमेन ऑफ पहले वाले का, हेंस फॉग भी निकाला जा सकता है। तो हम लिखेंगे, फिर से हम यहाँ पर लैंग्वेज लिखेंगे, ठीक, कि देखो यहाँ पे भी आप पढ़ के जा रहे हो, ठीक, इतना दिमाग लगा के मैंने आपको बता दिया। एग्जाम में ना आपको जब उसने बोल दिया कि फॉग निकालो, गॉफ निकालो, तो आप फटाक से लाइन लिख दीजिएगा, इतना दिमाग वहाँ मत लगाइएगा, ठीक है। बट आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो ठीक से पढ़िए, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए फॉग और गॉफ कब एग्जिस्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर फॉग एग्जिस्ट बिकॉज द रेंज ऑफ g इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। तो निकाल लीजिए अब, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ फॉग ऑफ x का मतलब f ऑफ g ऑफ x, ठीक। f ऑफ g ऑफ f को ऐसे लिखो, फिर ब्रैकेट लगा के g ऑफ x लिख दो। तो f ऑफ व्हाट इज g ऑफ x, तो g ऑफ x कितना है, 3x स्क्वायर। तो यहाँ g ऑफ x की जगह कितना उतार दोगे, 3x स्क्वायर, ठीक। अब सुनो, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि f ऑफ 1 निकालो तो तुम क्या निकालोगे, cos 1। ध्यान से चेक करो, अगर मैं बोलूँ f ऑफ 2 निकालो तो तुम क्या निकालोगे, cos 2। क्योंकि इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ तुम ये सब रखते चलोगे। इसी तरीके से जब मैंने तुमको बोला f ऑफ 3x स्क्वायर निकालो, तो cos ऑफ x की जगह तुम क्या रख दोगे, इस x की जगह तुम क्या रख दोगे, इस x की जगह तुम क्या रख दोगे, 3x स्क्वायर। तो cos ऑफ 3x स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos ऑफ 3x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। क्लियरली
ये हमने निकाला गॉफ, ये हमने निकाला फॉग। अब आप देखिए क्लियरली ठीक, क्लियरली हमको पता है यहाँ पर कि 3 cos x का होल स्क्वायर इज अ डिफरेंट थिंग, मतलब 3 cos स्क्वायर इज अ डिफरेंट थिंग एंड cos 3x स्क्वायर इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो बस हो तो गया क्या कि गॉफ इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, फॉग। अब सुनो, एक काउंटर एग्जांपल देके इसको काउंटर भी कर सकते हो। कैसे? इफ x इज इक्वल्स टू 0, इफ x इज इक्वल्स टू 0 तो गॉफ कितना हो जाएगा, ध्यान से चेक करो। गॉफ ऑफ 0, x की जगह 0 को गॉफ ऑफ 0 यानी कि 3 cos स्क्वायर 0, 3 cos स्क्वायर 0। हाँ भाई, cos 0 कितना होता है 1, cos 0 1 और उसका स्क्वायर 1, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3। ठीक, तो गॉफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 3। अब फॉग ऑफ 0 निकालो। ठीक, तो फॉग ऑफ 0 जब निकालोगे तो फॉग में जहाँ जहाँ x आ रहा है यही तो फॉग है, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 0 रख देंगे। ठीक है, तो cos ऑफ 3 इंटू 0 का स्क्वायर, तो cos 0 हो जाएगा। ये cos 0 कितना होता है 1। तो क्लियरली एक एग्जांपल भी आप दे सकते हैं। क्लियरली आप ध्यान से चेक करिए, गॉफ ऑफ 0 इज नॉट इक्वल्स टू फॉग ऑफ 0। ये कितना आया था 3 और ये कितना आया था 1, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 17 लेते हैं। ठीक, कह रहा है कि एक इफ फंक्शन f मैप्स फ्रॉम रियल नंबर -7/5 टू रियल नंबर -3/5। इसका मतलब पता है क्या बच्चों, ध्यान से सुनो। ये r -7/5 का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे क्या, कि रियल नंबर लाइन पे हर एक नंबर को लेना है, केवल किसको नहीं लेना है 7/5 को नहीं लेना है। बस अब तो आप समझ गए। ये डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स है। कौन कौन सा? रियल नंबर, और ये वाला सेट सिंगलटन सेट है, इसमें एक एलिमेंट है, यानी कि 7/5 नहीं लेना है। किसकी डोमेन में? फंक्शन f की डोमेन में। सभी रियल नंबर ले सकते हो, 7/5 नहीं ले सकते हो। ठीक, और फंक्शन f की को डोमेन में सभी रियल नंबर ले सकते हैं, केवल क्या नहीं ले सकते हैं 3/5। इसी तरीके से, और ये फंक्शन f ऑफ x का ये रूल डिफाइंड है यहाँ पे 3x + 4/5x - 7। इसी तरीके से जो फंक्शन g है उसकी डोमेन क्या है? रियल नंबर सभी ले सकते हो, 3/5 नहीं ले सकते हो। और फंक्शन g की जो को डोमेन है वो क्या है? रियल नंबर सभी ले सकते हो, 7/5 नहीं ले सकते हो। ठीक, और g ऑफ x ऐसे कह रहा है कि दिखाओ कि फॉग क्या है? IA क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन होता है। ठीक, अभी मैं बताऊंगा, परेशान ना हो। कह रहा है गॉफ इज इक्वल्स टू IB, IB ये सब क्या होते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं। ठीक, अब सेट A दिया हुआ है आपको, R माइनस, मतलब सेट A जो है वो सेट A में कैसे एलिमेंट्स होंगे? सभी रियल नंबर केवल 3/5 को छोड़ के, B में सभी रियल नंबर केवल 7/5 को छोड़ के। ठीक है, कह रहा सच दैट IA ऑफ x इज इक्वल्स टू x एंड IB ऑफ x इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन दी, इसके बारे में हम बात करते हैं। बट उससे पहले बच्चों देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे सॉल्यूशन में आप इस फंक्शन f को अगर ठीक से लिखना चाहें तो फंक्शन जो है, फंक्शन f जो है मैप कर रहा है r - 7/5। ढूंढो कहाँ है r- भैया सेट b ही तो r - 7/5 है, यानी कि इसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो b। तो फंक्शन f मैप कर रहा है b से कहाँ पे? a पे। ये रहा a, r - 3/5 क्या है? a। ठीक, इसी तरीके से जो g मैप कर रहा है, ध्यान से चेक करो, g कहाँ गया? g मैप कर रहा है r - 3/5 क्या है वो? a, यानी कि a से कहाँ मैप कर रहा है वो? g a से कहाँ मैप कर रहा है? b पे। ठीक, अब सुनो, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, क्या गॉफ निकाल सकते हो? गॉफ निकालने के लिए रेंज ऑफ f यहीं से तो मिलेगी ना, रेंज ऑफ f। भाई रेंज ऑफ f a में से कुछ एलिमेंट होंगे, तो रेंज ऑफ f शुड बी द सबसेट ऑफ व्हाट? डोमेन ऑफ g। बिल्कुल सही है। अरे यार, चाहे सारे एलिमेंट यहाँ ऑक्यूपाइड हो जाते हो, किसमें? फंक्शन f की रेंज में, तब भी तो ये रेंज ऑफ f जो होगी वो सबसेट होगा किसका? डोमेन ऑफ g का, क्योंकि डोमेन ऑफ g क्या है? सेट a, क्योंकि a इज द सबसेट ऑफ a यार। ठीक, तो गॉफ निकालना पॉसिबल है। इसी तरीके से क्या फॉग निकालना पॉसिबल है? तो रेंज ऑफ g मस्ट बी द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। तो रेंज ऑफ g यहाँ से मिलेगी, रेंज ऑफ g इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। यस, b इज द सबसेट ऑफ b ही तो होता है। तो गॉफ और फॉग दोनों ही निकालना यहाँ पॉसिबल है, हम निकालेंगे भी। बट उससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ कहाँ पर? आइडेंटिटी रिलेशन हमने आपको पढ़ाया था बच्चों, याद है आपको? क्या कि जब भी कोई रिलेशन होता था, याद है आपको क्या? सुनो, हमने आपको बताया था कि कोई रिलेशन ऑन सेट ए होता था। ठीक, तो ये आइडेंटिटी तभी कहलाता था जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेट्स विद इटसेल्फ। क्या? एवरी एलिमेंट ऑफ
सेट ए रिलेट्स विद इटसेल्फ, ठीक। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते थे? आइडेंटिटी रिलेशन। और आइडेंटिटी रिलेशन को ए से दिखाते थे। फॉर एग्जांपल ए में एलिमेंट है 1 2 3 और रिलेशन ऑन ए का मतलब आर इज द सबसेट ऑफ व्हाट? ए क्रॉस ए, मतलब 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। हर एक एलिमेंट अगर खुद से ही रिलेटेड होता हो तो ये क्या होता था? ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता था, ठीक है बच्चों। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेट्स विद इटसेल्फ ओनली, ठीक। अब सुनो, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ पर आपको हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाइड दिखे और यहाँ पर भी हर एक एलिमेंट अगर आपको यहाँ पे दिखे चाहे ना दिखे, उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक। लेकिन अगर हर एक एलिमेंट अपने से ही रिलेटेड है, ठीक, तो वो क्या होता था? रिलेशन होता था। मतलब इस रिलेशन को अगर हम ऐसे लिखें 1, 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, ये आइडेंटिटी रिलेशन होता था। सुनो, अब ध्यान से सुनो बच्चों, यही आइडेंटिटी रिलेशन फंक्शन क्या होते हैं? स्पेशल टाइप के रिलेशन ही तो होते हैं। तो यही आइडेंटिटी रिलेशन फंक्शन बन जाएगा कब? जब यहाँ डोमेन में हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाइड हो। डोमेन में हर एक एलिमेंट डोमेन में कह रहा हूँ, सॉरी, ये जो पहला वाला सेट है यहाँ पर हर एक एलिमेंट अगर ऑक्यूपाइड हो, क्योंकि हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाइड होता है तभी तो रिलेशन क्या बन जाता है? सेट। यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन कोई नई चीज़ नहीं है बच्चों। आइडेंटिटी फंक्शन, जैसे कि यहाँ रिलेशन ऑन सेट ए बोला था, वैसे ही हम क्या बोल सकते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए। तो आइए को आप क्या पढ़ोगे? इसको पढ़ोगे आप आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए पे आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब समझ रहे हो क्या? कि ए के एलिमेंट ए से मैप हो रहे होंगे और हर एक एलिमेंट खुद से ही मैप हो रहा होगा। मतलब जब तुम इनपुट 1 दोगे तो आउटपुट 1 मिलेगा, जब तुम इनपुट 2 दोगे तो आउटपुट 2 मिलेगा। मतलब जो तुम इनपुट दोगे वही आउटपुट मिल जाएगा, जो तुम इनपुट दोगे वही आउटपुट मिल जाएगा। जैसे कि आई ए ऑफ 1 निकाला तुमने तो आंसर 1 आएगा, आई ए ऑफ 2 निकाला तो आंसर 2 आएगा, ठीक। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन दी है क्या? आई ए ऑफ एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे? ये आई ए इंटू एक्स नहीं है, आई ए ऑफ एक्स, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। मतलब इनपुट में एक्स दोगे तो आउटपुट भी एक्स मिलेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। और इसको क्या पढ़ेंगे? दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन होगा तो एक रिलेशन ही ना, क्योंकि रिलेशन ही तो फंक्शन होता है, ठीक। और रिलेशन क्या होता है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा? सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इसी तरीके से आई बी क्या होगा? दिस इज द फंक्शन ऑन सेट बी, यानी कि आई बी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस बी, ठीक। तो मोटी मोटी बात ये है कि जो इनपुट दो अगर वही आउटपुट आ जाए, ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस को हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, ठीक। तो आपको यही दिखाना है क्या? कि गॉफ भी एक आइडेंटिटी फंक्शन है। कौन सा सेट पे? बी पे। और इसी तरीके से फॉग भी एक आइडेंटिटी फंक्शन है। किस पे? सेट ए पे, ठीक। यानी कि मोटी मोटी बात सुनो कि फॉग ऑफ एक्स अगर हम निकालें तो वो एक्स आना चाहिए, ठीक। और गॉफ ऑफ एक्स अगर हम निकालें तो वो क्या आना चाहिए? एक्स। क्योंकि फॉग का इनपुट क्या है? एक्स, आंसर एक्स आना चाहिए। गॉफ का इनपुट क्या है? एक्स, आंसर एक्स आना चाहिए, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम गॉफ निकालेंगे, ठीक। तो गॉफ अगर हम निकालेंगे, ठीक, तो गॉफ ऑफ एक्स, ठीक। और यहाँ पे लिख देना आपको एक्स किसको बिलोंग करेगा? एक्स बिलोंग करेगा डोमेन ऑफ एफ को, और डोमेन ऑफ एफ क्या है? बी। तो एक्स बिलोंग्स टू सेट बी। ये वाला जो एफ लिया आपने डोमेन ऑफ बी को बिलोंग करेगा। गॉफ ऑफ एक्स को कैसे लिखा जाता है? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसे लिखा जाता है, ठीक। तो जी ऑफ, अब एफ ऑफ एक्स को लिखिए यहाँ। एफ ऑफ एक्स कहाँ है? पूरा कॉपी कर दो। ये रहा एफ ऑफ एक्स, ठीक। पूरा कॉपी कर दो, ठीक। तो क्या हो जाएगा? 3x + 4 अपॉन 5x - 7। अब सुनो, बस हो तो गया। अब सुनो, हो तो गया क्या? ध्यान से चेक करिएगा कि अगर हम आपको बोलें ये g ऑफ समथिंग है, अगर हम आपको बोलें g ऑफ 1 निकालो, क्या निकालो? g ऑफ 1। तो तुम इस फंक्शन में जाओगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखोगे, यानी कि 7 × 1 + 4 अपॉन 5 × 1 - 3। तो अब हमने तुमको g ऑफ 1 की जगह ये पूरा है, तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ ये पूरा डालोगे। तो g ऑफ इतना का मतलब क्या हो गया कि 7 × x की जगह g ऑफ 3x + 4 अपॉन 5x - 7। ये हम कैसे निकालेंगे? तो ये जो g ऑफ दिया है इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे? ये पूरा। देखो g ऑफ x जहाँ जहाँ x आ रहा है इस फंक्शन में, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ हम ये पूरा रख देंगे। जैसे हम आपसे बोले कि g ऑफ 1 निकालो, तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 1 रखोगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? 7 × 1 + 4 अपॉन 5 × 1 - 3। तो g ऑफ इतना अगर निकालना है तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर ये पूरी वैल्यू डालोगे, यानी कि g ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 7 × दिस 3x + 4 अपॉन
5x माइनस 4 और प्लस 4। देखो 7 इंटू एक्स था, 7 इंटू एक्स था, x की जगह ये पूरा, क्योंकि g ऑफ x की जगह ये पूरा आ रहा है, ठीक, डिवाइडेड बाय नीचे क्या 5 इंटू और यहाँ पे x की जगह ये पूरा, यानी कि 5 इंटू 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 और फिर माइनस का 3 है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो बस, ठीक है। तो सॉल्व अगर इसको करेंगे तो ये क्या आ रहा है, गॉफ ऑफ x इज इक्वल्स टू, बच्चों डायरेक्ट मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ, ये 4 के नीचे 1, 3 के नीचे 1, 5x माइनस 4 और 1 का एलसीएम 5x माइनस 4 हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा आपके पास क्या, 7 3 ज़ा 21 x प्लस 7 4 ज़ा 28, ठीक। और जब एलसीएम लोगे तो ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो 4 5 ज़ा 20x माइनस 4 4 ज़ा 16 और डिवाइडेड बाय क्या बचेगा 5x माइनस 4, ठीक, और होल डिवाइडेड बाय 5 3 ज़ा 15x प्लस 20 और माइनस 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 15x और प्लस 28, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सॉरी 3 7 जा कितना होता है, 5 3 ज़ा 15x प्लस 5 4 ज़ा 20 और माइनस 15 और माइनस माइनस प्लस 21 प्लस का 21 और अपॉन में 5x माइनस 4, ये इससे कट जाएगा, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए 21x और प्लस 20x कितना होता है स्टूडेंट्स, 21 प्लस 20 41x ये हो गया। और यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, तो हाँ फिर से ये गड़बड़ ये हुई है, ध्यान से चेक करिए, 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 था, 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 था यहाँ पर, ठीक। तो जब 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 ज़ा 20, 4 7 ज़ा 28 होना चाहिए था ये, ठीक। तो ये 28 से 28 कैंसिल हो गया, 21x प्लस 20 41x अपॉन 15x से 15x गया, 20 प्लस 21 कितना हो गया 41x, तो 41 से 41 कैंसिल, आंसर क्या आ गया x। अब ध्यान से चेक करिए, गॉफ ऑफ x का इनपुट तुमने क्या दिया था x, भाई गॉफ एक फंक्शन ही तो है ना भैया, तो उसका इनपुट क्या था x और आउटपुट भी क्या आया x, तो जो रखा वही आ गया, यानी कि गॉफ क्या है एक आइडेंटिटी फंक्शन है। कौन से सेट पे, गॉफ को दिखाना है कौन से सेट पे, B पे, क्योंकि गॉफ की जो डोमेन होगी, जो गॉफ किस पे दिखाना है हमको, B पे, यानी कि गॉफ इज द सबसेट ऑफ व्हाट। तो देखिए गॉफ ऑफ x, गॉफ ऑफ f ऑफ x कितना आ गया, x आ गया, यानी कि किसके इक्वल आ गया, एक तरीके से B के इक्वल आ गया, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू B, क्योंकि ध्यान से चेक करो इस गॉफ की इनपुट क्या थी, x थी, और हमने आपको कई बार बताया क्या कि जो गॉफ होगी इसकी डोमेन वही होगी जो f की होगी, और f की डोमेन कितनी थी, f की डोमेन कितनी थी, B थी, ये देखो f की डोमेन B थी, इसलिए हमने क्या बोला कि गॉफ ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x, ये x हमने IA के इक्वल नहीं लिखा, ये हमने IB के इक्वल लिखा, क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन होगा ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा ऑन सेट B, ठीक है। कैसे, ध्यान से चेक करो जरा, इस तरीके से, क्योंकि इसकी जो डोमेन होगी भाई, गॉफ कहाँ से कहाँ मैप करेगा, ध्यान से चेक करो, गॉफ मैप करेगा भैया, ध्यान से चेक करो ना, गॉफ कहाँ से कहाँ मैप करेगा, गॉफ मैप करेगा, गॉफ की इनपुट f से लोगे, f की इनपुट क्या थी, इनपुट का मतलब डोमेन B, ठीक, और आउटपुट आपको कहाँ से मिलेगा, आउटपुट आपको G से मैप करेगा मिलेगा, ठीक है ना। आप भाई अरे यार देखो ना, अगर फंक्शन f मैप कर रहा है B से A, G मैप कर रहा है A से B, ठीक है, तो गॉफ कहाँ से कहाँ मैप करेगा, गॉफ मैप करता था, याद करो गॉफ कहाँ से कहाँ मैप करता था, अरे यहाँ डेफिनेशन में पढ़ाया था, गॉफ कहाँ से कहाँ, A से C पे, देखो A से C पे, ठीक है बच्चों। तो ये जो गॉफ होगा वो कहाँ से कहाँ मैप करेगा, गॉफ मैप करेगा, देखो A की जगह क्या आ रहा है B और C की जगह क्या आ रहा है B, तो गॉफ मैप करेगा B से B पे, ठीक है, B से B पे। तो गॉफ एक फंक्शन है, ठीक, तो गॉफ अगर एक फंक्शन है और B से B पे मैप कर रहा है, ठीक, तो गॉफ इज द सबसेट ऑफ B क्रॉस B, गॉफ इज द सबसेट ऑफ B क्रॉस B ऑब्वियसली, ठीक। तो अगर गॉफ इज द सबसेट ऑफ B क्रॉस B, इसका मतलब गॉफ जो फंक्शन है वो आइडेंटिटी फंक्शन है, कहाँ पर, सेट B पे, ऑन सेट B, इसीलिए उन्होंने क्या बोला है, ऑन सेट B का मतलब B से B में ही रिलेशन है, समझिएगा जरा, ठीक। तो ये हमने गॉफ निकाल दिया। चलते हैं फॉग, तो फॉग का मतलब f ऑफ g ऑफ x, और ध्यान रखिएगा ये x बिलोंग्स टू क्या होंगे इस बार, x बिलोंग्स टू व्हाट, g की जो डोमेन होगी, और g की डोमेन क्या है a, ठीक। अब सुनो, आप खुद भी देख सकते हो बच्चों, ध्यान से, एक बात तो मैं आपको पहले ही याद दिला दूं
कि अगर f मैप कर रहा है, देखो तुम फॉग निकालने जा रहे हो, ठीक है, इस बार फॉग निकालने जा रहे हो, ठीक। तो इस बार हम इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में, यानी कि g मैप कर रहा है कहाँ से कहाँ, a से b, और f मैप कर रहा है कहाँ से कहाँ, b से a, ठीक। तो जो फॉग होगा, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ मैप करेगा, a से c की तरफ। ये देखो a से c की तरफ, a की जगह a और c की जगह c, तो a से a की तरफ मैप करेगा, यानी कि फॉग जो फंक्शन होगा वो किसका सबसेट होगा, a क्रॉस a का सबसेट होगा, है ना। तो यही तो हमको दिखाना है कि फॉग इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस a, लेकिन मतलब ये जो फॉग आएगा वो एक आइडेंटिटी रिलेशन होगा, कौन से सेट पे, a पे। ऑन सेट a बोलने का मतलब ही यही है कि ये जो फंक्शन है जो कि एक रिलेशन भी है, इट इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस a। इस बात को पता नहीं आप फील कर पा रहे हो कि नहीं, बताने की मैंने बहुत कोशिश करी है, जो रिलेशन पढ़ के आएगा उसको पता होगा, ठीक। क्वेश्चन को सिर्फ कर लेना बड़ी बात नहीं है, हो तो सबसे जाएगा, पर चल क्या रहा है ये समझना ज़रूरी है, ठीक। तो फॉग ऑफ x का मतलब f ऑफ g ऑफ x, ठीक। तो f ऑफ, अब ध्यान से चेक करो, यहाँ पे g ऑफ x लिखो, ठीक। तो g ऑफ x कितना है, g ऑफ x है 7x + 4 अपॉन 5x - 3, ठीक। अब फंक्शन f को ढूंढो, कहाँ है, ये रहा फंक्शन f, और जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ ये पूरा रख दो। तो क्या है 3 × x, यानी कि 3 × इतना 7x + 4 अपॉन 5x - 3, 3 × x + 4 था, अपॉन 5x है -7, तो 5 × x की जगह ये पूरा, यानी कि 7x + 4 अपॉन 5x - 3 और -7, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बस आराम से सॉल्व कर सकते हो। 7 × 3 = 21x + 7 × 4 = 7 × 21, 3 × 4 = 12, और ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 × 5 = 20x - 4 × 3 = 12, और डिवाइडेड बाय 5x - 3 होल डिवाइडेड बाय 5 × 7 = 35, सॉरी 7 × 5 7 × 5 7 × 5 कितना होगा 35x, और प्लस 5 × 4 = 20, और माइनस 7 × 5 = 35x, और माइनस प्लस 7 × 3 = 21, और डिवाइडेड बाय 5x - 3, ये गया 21 और 20 कितना होता है 41x, 12 से 12 गया, 35x से 35x गया, 20 + 21 41 से 41 गया, x आ गया, ठीक। तो क्लियरली फॉग ऑफ x भी क्या आया, x ही आया, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान से चेक करना है फॉग किसको मैप कर रहा है, कहाँ से कहाँ, a से a पे मैप कर रहा है। इसका मतलब फॉग इज द आइडेंटिटी फंक्शन, बिकॉज फॉग इज ऑल्सो अ रिलेशन ना, एंड रिलेशन ऑन व्हाट, रिलेशन ऑन सेट a मीन्स फॉग इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस a। फंक्शन पक्का रिलेशन होता है, पर हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये आइडेंटिटी रिलेशन था यहाँ पर, इसलिए आइडेंटिटी फंक्शन भी बना, ठीक है। तो फॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू x बट ऑन सेट a, इसलिए उन्होंने ध्यान दीजिए फॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट a बोला है, ठीक है बच्चों। तो यही हमको लेके आना था, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, इसके इनपुट कहाँ से आएंगे, g की डोमेन से, और g की डोमेन क्या है a है, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट a। ओके, कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 में रिलेशन फंक्शन का ये वीडियो नंबर 25 है स्टूडेंट्स, और हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन पे। लास्ट वीडियो में हमने कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का इंट्रोडक्शन किया था, अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 18 से लेकर 21 तक सॉल्व करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि इस एग्जाम्पल में एनसीईआरटी क्या कहना चाहता है। स्टूडेंट्स, इन एग्जाम्पल्स में 18 to 21 में एनसीईआरटी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस बताना चाहता है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, बट हम एनसीईआरटी में जो 2 प्रॉपर्टी दी हुई है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो 1 मार्कर में एग्जाम में आ सकती हैं। अच्छा, जिन बच्चों को नया वीडियो मिला है बच्चों, ये अभी भी आपको कहीं से मिला है, रिकमेंड हुआ है यूट्यूब से, किसी ने बताया है, तो आप एक काम करिए, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करिए, और अगर आपको रिलेशन फंक्शन किसी यूट्यूब चैनल से नहीं समझ में आया, आपके स्कूल कोचिंग में नहीं समझ में आया, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा अजीब सा चैप्टर है, और टाइम तो देखो आपको देना पड़ेगा, है ना, इसको आप रातों रात फिनिश नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, तो लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 18, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 18 में बच्चों बोलता है, शो दैट इफ f मैप्स फ्रॉम a to b एंड g मैप्स फ्रॉम b to c आर 1 1, ठीक है, मतलब फंक्शन f भी 1 1 है और g भी 1 1 है, देन गोफ मैप फ्रॉम a to c इज ऑल्सो 1 1। अगर फंक्शन f 1 1 है,
जी भी क्या है 1 1 है, तो गॉफ भी क्या होगा 1 1। सुनो बच्चों, पता है एनसीईआरटी एग्जाम्पल की हेल्प से टॉपिक पढ़ाना चाहता है, पहले तो याद कर लो। क्या याद करोगे? सुनो, सॉल्व तो मैं करूंगा इसको, पहले याद कर लो। क्या याद करोगे कि अगर f भी 1 1 है और g भी 1 1 है तभी गॉफ क्या होगा 1 1 होगा। मतलब अगर f भी 1 1 है और g भी 1 1 है तो गॉफ हमेशा क्या होगा 1 1। याद कर लीजिए। लेकिन रिवर्स में नॉट बी ट्रू, रिवर्स में नॉट बी ट्रू, तो नोट लगा के कॉपी में सब लोग लिखेंगे रिवर्स में नॉट बी ट्रू का मतलब क्या कि अगर गॉफ इज 1 1, यहां से यहां चलो, अगर गॉफ इज 1 1 तो सुनो दिस इंप्लाइज f इज 1 1। अगर गॉफ 1 1 होगा, ठीक है, तो क्या जरूरी है कि f भी 1 1 हो और g भी 1 1? जी नहीं। अगर गॉफ 1 1 होगा तो दिस इंप्लाइज f इज ऑलवेज 1 1। हाँ, g 1 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि f 1 1 है और g 1 1 है तो गॉफ 1 1 होगा, तो आप बोलोगे हाँ। आपसे कोई बोले कि गॉफ 1 1 है तो इस बात से आप क्या समझते हो? तो आप बोलोगे कि हाँ भाई, गॉफ अगर 1 1 है तो f पक्का 1 1 होगा, g 1 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि f 1 1 है बच्चों, f 1 1 है और g 1 1 है, और हमको क्या दिखाना है कि गॉफ भी क्या है 1 1। सुनो बच्चों, एक बात बताऊं, अगर आपको किसी फंक्शन को 1 1 दिखाना होता था, याद करिए, अगर किसी फंक्शन को आपको 1 1 दिखाना होता था तो आप क्या करते थे? आप f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ y लेके चलते थे। याद करिए, ठीक। और ये x और y किसको बिलोंग करते थे? ये फंक्शन की डोमेन को बिलोंग करते थे। याद है, x और y किसको बिलोंग करते थे? फंक्शन की डोमेन को बिलोंग करते थे, याद होगा आपको। और आप ऐसा लेके चलते थे और लेके आते थे, x इज इक्वल्स टू y ले आते थे। ठीक है, आप दो एलिमेंट लेते थे इस फंक्शन की डोमेन से। तो सुनो, आपको गॉफ सॉल्यूशन देखिए, ठीक है, वहां पे फंक्शन का नाम f होता था जो हमने पुराने क्वेश्चन किए थे, यहां पे फंक्शन का नाम क्या है? गॉफ है। ठीक, तो क्या हुआ यार, फंक्शन का नाम गॉफ है तो क्या हुआ? ठीक, हम यहां पर क्या करेंगे कि जो फंक्शन है गॉफ हमारा, ठीक, उसकी डोमेन से दो एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, देखो गॉफ कहां से कहां मैप कर रहा है, दिया भी हुआ है इन्होंने, गॉफ a से c पे मैप कर रहा है। ठीक, तो हम गॉफ ऑफ x1, ठीक है, जैसे आप f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 रखते थे, वैसे ही हम गॉफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू गॉफ ऑफ x2 लेके चलेंगे। ठीक है बच्चों, लेके चल सकते हैं कि नहीं बताओ? फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू सेट A, लेके चल सकते हैं कि नहीं लेके चल सकते हैं बताओ? हाँ, और अगर ऐसा लेके हम चलें कि गॉफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू गॉफ ऑफ x2, और ले क्या आए, ध्यान से सुनो, लाना क्या है? लाना है अगर किसी भी तरीके से x1 इज इक्वल्स टू x2 आ जाता है तो पक्का ये गॉफ क्या होगा 1 1। अरे यही तो होता था यार, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ y रखते थे और x इज इक्वल्स टू y आ जाता था तो वो 1 1 होता था। तो यही तो मैंने भी यहाँ पे किया, क्या कि ये देखो ना, गॉफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू, गॉफ भी तो एक फंक्शन है ना, तो गॉफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू गॉफ ऑफ x2। जैसे यहाँ पे आप f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 रखते थे मान लो, ठीक है, x1 x2 ले लो, क्या हो गया, और x1 इज इक्वल्स टू x2 ले आते थे। ठीक, जहाँ पर x1 x2 किसको बिलोंग करता था? डोमेन को। ठीक है, तो ये 1 1 हो जाता था। तो हम भी लेके चले गॉफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू गॉफ ऑफ x2। अब सुनो, देखो परेशान नहीं होना है ज़्यादा, ठीक, और ध्यान रहे, प्रूफ ये तभी हो पाएगा जब आप इसकी हेल्प लोगे। दिया क्या इन्होंने? f1 1 है और क्या दिया है? g1 1 है। तो ये जो गिवन है बच्चों, यहाँ से आपको क्या पता चलता है? देखो अगर f1 1 है, अगर f1 1 है, अगर f1 1 है, सुनो, जो फंक्शन 1 1 होता है उनके इनपुट्स इक्वल होते हैं। क्या मैंने बोला? जो फंक्शन 1 1 होता है उसके इनपुट इक्वल होते हैं। मतलब समझिएगा जरा कि f के अंदर जो भी इनपुट दोगे, अगर f1 1 है तो f के अंदर जो भी इनपुट यहाँ पे दोगे, जैसे x1 x2, वो पक्का आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक, सुनो, अगर हमने बोला कि भैया f1 1 है तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ y अगर आ गया हमारे पास कभी, ठीक, तो हम पक्का बोल सकते हैं हाँ x इज इक्वल्स टू क्या होगा? y होगा। ठीक है ना, ये बात पता है आपको? अगर किसी ने बोला f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ b है तो हम पक्का बोल देंगे a इज इक्वल्स टू b। क्यों? क्योंकि उसने बोल दिया है कि f1 1 है, तो जो फंक्शन 1 1 होंगे उनके इनपुट आपस में इक्वल होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। गॉफ अभी 1 1 नहीं, गॉफ को तो 1 1 करना है, रुक जाओ, गॉफ को 1 1 करना है, लेकिन फंक्शन f1 1 और g1 1 दिया है, यानी कि f के जो इनपुट्स होंगे वो इक्वल होंगे और इसी तरीके से g के जो इनपुट होंगे वो भी, क्योंकि g भी क्या है 1 1 है। तो यानी कि बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कहीं पे ऐसा मिल जाए कि g ऑफ समथिंग, यहाँ पर अंदर कुछ भी लिखा हो, सपोज g ऑफ m इज इक्वल्स टू g ऑफ n लिखा हो, ठीक, तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए वापस यहाँ पर, क्या गॉफ को खोलना नहीं आता है आपको? आता है बिल्कुल। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है g ऑफ f ऑफ x1। ठीक है भाई, गॉफ का क्या मतलब होता है? g ऑफ f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू, गॉफ का क्या मतलब होता है? g ऑफ, ये o की जगह हम ब्रैकेट लगाएंगे, g ऑफ f ऑफ x2। ठीक है, अब आपका फोकस अंदर होना चाहिए स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए। अब आपका फोकस यहाँ पे अंदर होना चाहिए। अगर मैं पूछूं तुमसे, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर मैं पूछूं ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है बताओ, f ऑफ x1 क्या है, ये क्या है, तो तुम बोलोगे g का इनपुट है। ये चेक करो, g का
इनपुट है, ये जी के लिए इनपुट है भैया, जी के लिए ये क्या है, ये इनपुट है। इसी तरीके से ये पूरा क्या है बताओ, एफ ऑफ एक्स टू, ये वाले जी, असल में तो दोनों फंक्शन सेम ही है ना, तो ये भी क्या है, जी के लिए इनपुट है, जी के लिए इनपुट है। और मैंने तुमको क्या बोला था, जी क्या है, 1 1 है, और जो फंक्शन 1 1 होते हैं उनके इनपुट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो दिस इंप्लाइज ये जो इनपुट होगा और ये जो इनपुट होगा ये आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल, यानी कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, रीजन लिखोगे आप साइड में कि ऐसा आपने क्यों किया। तो सिंस g इज 1 1, क्योंकि g 1 1 दिया हुआ है, गिवन है। अब आगे बढ़ो, अब तुम्हारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक। और मैंने क्या बोला था कि अगर f11 है तो उनके इनपुट्स आपस में इक्वल होंगे। तो भैया अगले स्टेप में तुम क्या कर सकते हो, ये देखो, ये जो f है इसका इनपुट x1 है, इधर f जो है इसका इनपुट क्या है, x2। तो इस फंक्शन f के इनपुट्स क्या है, x1 और x2, और f11 है इसलिए x1 x2 क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो अगले स्टेप में x1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x2। अच्छा, रीजन लिखोगे, सिंस f इज 1 1, f इज 1 1, ये गिवन था। ठीक है, अब सुनो, मैंने तुमको क्या बोला था, मैंने तुमको बोला था गॉफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू गॉफ ऑफ x2 लेके चले थे तुम, और आ कहाँ गए, x1 इज इक्वल्स टू x2। इसका मतलब क्या है कि गॉफ इज 1 1, हेंस गॉफ इज 1 1। ठीक है, हेंस गॉफ इज 1 1। तो ये प्रूव हो गया, गॉफ 1 1 है। तो याद रखो, अगर f11 है, g11 है तो गॉफ 1 1 होगा, लेकिन अगर गॉफ n 1 1 है तो f कंपलसरी 1 1 होगा, g 1 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेते हैं एग्जांपल नंबर 19। कहता है शो दैट फंक्शन f मैप फ्रॉम a टू b एंड g मैप फ्रॉम b टू c आर ऑन टू। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से चेक करो इसका ना, अगर आप थोड़ा सा डायग्राम बना लो, एरो डायग्राम, तो आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। ये सेट a है, ये सेट b है और ये सेट c है। तो ध्यान से चेक करिए कि फंक्शन f कहाँ मैप कर रहा है, a से b, फंक्शन g कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, b से c। और आपको तो पता है कि अगर फंक्शन f a से b मैप करता है और g अगर b से मैप करता है, और अगर गॉफ डिफाइंड है, कई बार मैंने आपको बताया, अगर गॉफ डिफाइंड है तो गॉफ कहाँ से कहाँ मैप करेगा, a से c पे। यानी कि जो गॉफ होगा, ये देखो, जो गॉफ होगा उसकी डोमेन होगी सेट a और को डोमेन होगी सेट c। ठीक है बच्चों, अब सुनो, कहता है कि f ऑनटो है, f ऑनटो है और g ऑनटो है। तो आपको दिखाना है कि गॉफ क्या है, ऑनटो। तो मेरी बात सुनो, पहली बात तो अगर आपसे कोई पूछे कि f ऑनटो है और g ऑनटो है तो गॉफ ऑनटो होगा, आप बोलोगे हाँ होगा, बट रिवर्स में नॉट बी ट्रू। मतलब अगर गॉफ ऑनटो है, अगर गॉफ ऑनटो है तो पक्का g ऑनटो होगा, f ऑनटो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो सुनो, यहाँ पे हमने दूसरा नोट लगाया है कि गॉफ इज ऑनटो इंप्लाइज g इज ऑनटो। तो मोटी मोटी बात आपने क्या सीखी एग्जांपल नंबर 18 19 में, इसको तो मैं प्रूफ करूंगा, परेशान ना हो, कि गॉफ अगर 1 1 है तो पक्का f 1 1 होगा, गॉफ अगर 1 1 है तो f 1 1 होगा, g 1 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और अगर गॉफ ऑनटो है तो g ऑनटो होगा, f ऑनटो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो उसका रिवर्स में नॉट बी ट्रू। ओके, चलो अब सॉल्यूशन के लिए जो हम एक काम करते हैं, पता है क्या, देखो कहता है आप ना जब भी ऐसा आए कि गॉफ इज ऑनटो, तो देखो जरा, देखो उसने क्या बोला कि गॉफ इज ऑनटो। ठीक, तो आप कैसे चलोगे, आप g से f की तरफ चलो। मतलब पहले आप g की बात करो फिर आप f की बात करो। समझो जरा बात को, पहले आप g की बात करो फिर आप f की बात करो। मैंने क्या लिखा, पहले g की बात करो फिर f की बात करो, f की। अच्छा, बात करो, अब बात क्या करो, बात ये करो जो उन्होंने बोली है, g को उन्होंने क्या बोला है, ऑनटो। तो हम लिखेंगे कि सिंस g इज ऑनटो, g इज ऑनटो, यहां से आपको कुछ जानकारी मिलती है। सुनो, g कहां से कहां मैप कर रहा है, g मैप कर रहा है b से c, g मैप कर रहा है कहां से कहां, b से c। ठीक, तो देखो अगर g ऑनटो है तो इसका मतलब क्या है कि फॉर एवरी, ध्यान से चेक करिएगा, फॉर एवरी, देखो भाई कोई फंक्शन ऑनटो है, इसका क्या मतलब होता है, कोई फंक्शन ऑनटो है, अगर g ऑनटो है तो इसका मतलब g की जो कोडोमेन है, g की जो कोडोमेन है, ठीक है, उस कोडोमेन में हर एक एलिमेंट जो है मैप्ड है। मतलब g की जो कोडोमेन है उसका हर एक एलिमेंट के लिए सेट b में, यानी कि उसकी डोमेन में प्री इमेज अवेलेबल है, यही बात है। तो इसी बात को मैं लैंग्वेज में लिखने जा रहा हूँ क्या, कि g इज ऑनटो, इसका मतलब फॉर ऑल। एक बात तो मैं आपको बता दूं कि मैं 3 एलिमेंट लूंगा, x बिलोंग्स टू सेट a लूंगा, y बिलोंग्स टू सेट b लूंगा और z बिलोंग्स टू सेट c लूंगा। तो फॉर एवरी z बिलोंग्स टू सेट c,
फॉर एवरी z बिलोंग्स टू सेट C देयर एग्जिस्ट, ध्यान दीजिएगा जरा, देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू सेट B एज प्री इमेज, एज प्री इमेज। सही बात बोली कि नहीं बताओ मैंने? भाई अगर G क्या है, ऑन्टो है, इसको मत देखो अभी, G अगर ऑन्टो है तो G के जितने भी एलिमेंट होंगे, और उस एलिमेंट को हमने क्या बोला, Z नाम दे दिया, फॉर ऑल Z बिलोंग्स टू C, उनके लिए यहाँ पर एक प्री इमेज होगी, और G ऑन्टो है, तभी तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे हमने लिखा फॉर ऑल Z बिलोंग्स टू C देयर एग्जिस्ट Y बिलोंग्स टू B एज प्री इमेज, ओके, एज प्री इमेज। ठीक है बच्चों, कारण क्या है, G इज ऑन टू, तो ये दोनों बातें मतलब इस स्टेटमेंट का ये कारण है। ठीक, फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे कि सिंस, ध्यान दीजिएगा जरा, सिंस f इज ऑन टू, ठीक है, क्योंकि f भी क्या है, ऑन टू, और f मैप कर रहा है कहाँ से कहाँ, ध्यान दीजिएगा, f मैप कर रहा है बच्चों A से B पे। अगर f ऑन टू है मतलब, अब इसको छोड़ दो, अब इसको देखो, अगर f ऑन टू है तो हर एक y जो किसको बिलोंग करता है, सेट B को, हर एक y के लिए यहाँ पर एक प्री इमेज अवेलेबल होगी अंडर द फंक्शन f। यहाँ पे एक लाइन और लिख दीजिएगा, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू C देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू B एज प्री इमेज, एज प्री इमेज अंडर फंक्शन G। वहाँ पे आपने किसकी बात करी थी, अंडर फंक्शन G, वहाँ आपने G की बात करी थी। अब आप क्या बोलोगे कि फॉर ऑल, अब f की को डोमेन में जितने भी एलिमेंट आते हैं उन एलिमेंट को आपने क्या बोला है, y, तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेट B देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू सेट A एज प्री इमेज, एज प्री इमेज तो नहीं, इमेजेस होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इमेजेस अंडर फंक्शन, अंडर फंक्शन f। ठीक है, अच्छा एक चीज हम लोग यहां लिखना भूल गए, इसको भी लिख लीजिए। जब हम ये स्टेटमेंट लिखते थे स्टूडेंट, याद करिए कि फॉर एवरी z बिलोंग्स टू C देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू B एज प्री इमेजेस अंडर फंक्शन G सच दैट, आगे भी तो कुछ लिखते थे, याद है क्या, सच दैट G ऑफ, G का इनपुट क्या है, G का इनपुट क्या है, y है, ये देखो ये G के इनपुट है और ये G के आउटपुट, सच दैट G ऑफ y इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, z हो जाता है, G ऑफ y इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, z हो जाता है। ठीक इसी तरीके से फॉर एवरी y बिलोंग्स टू B देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू सेट A एज प्री इमेजेस अंडर फंक्शन f सच दैट कि f ऑफ क्या, f ऑफ x, क्योंकि f के इनपुट क्या है, x, तो सच दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, y हो जाए। ठीक, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपको प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपको प्रूफ ये करना है कि गॉफ ऑन्टो है। ठीक, सुनो, अगर गॉफ ऑन्टो है तो इसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि जितने भी एलिमेंट बिलोंग करते हैं किसको, C को, जितने भी एलिमेंट बिलोंग करते हैं किसको, C को, उसके लिए एक प्री इमेज अवेलेबल होनी चाहिए, कहाँ, सेट A में। ठीक है, तो ध्यान से चेक करिएगा, to show Goff is onto, we have to show that for all z belongs to C, मतलब इस C वाले सेट में जितने भी एलिमेंट, क्योंकि गॉफ की कोडोमेन क्या है, C है, तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट होने चाहिए सबकी एक प्री इमेज होनी चाहिए। तो फॉर ऑल z belongs to C there exists x belongs to A such that कि अगर हम गॉफ को इनपुट क्या दें, x, तो आउटपुट हमको क्या मिल जाए, अरे इनपुट तो यहीं से दोगे ना, सेट A से, और सेट A के इनपुट्स को तुमने क्या बोला था, x, तो सच दैट गॉफ ऑफ, क्योंकि गॉफ की डोमेन क्या होगी, गॉफ की डोमेन वही होगी जो फंक्शन f की होती है, हमने आपको कई बार बताया। ठीक, सच दैट गॉफ ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आ जाए, z आ जाए। यही बात आपको लेके आनी। अब देखो मैं यहाँ पे प्रूफ करने जा रहा हूँ, ये स्टेटमेंट लिख दिया ताकि आपको फील हो जाए, बहुत ईजी है यार। देखो हम क्या करेंगे, हम गॉफ ऑफ x लेके चलेंगे, तो जैसे ही हमने गॉफ ऑफ x लेके चला तो हमको इसको सॉल्व भी तो करना आता है। गॉफ ऑफ x का क्या मतलब है, g ऑफ f ऑफ x, सही है। और इक्वेशन नंबर 2 से देखिए कि f ऑफ x की वैल्यू क्या है, y है। ठीक, तो ध्यान से चेक करिए, f ऑफ x की वैल्यू आप ये देखो, ये f ऑफ x की जगह तुम क्या रख सकते हो, y, और अभी अभी इक्वेशन नंबर 1 में तुमने देखा था कि g ऑफ y कितना होता है, z, तो g ऑफ y कितना हो गया, z हो गया। ठीक है, तो आ तो गया, यही तो लेके आना था कि ऑफ x इज इक्वल्स टू z। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज व्हाट,
दिस इंप्लाइज फॉर एवरी, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अब यही स्टेटमेंट आपको उतारना है, ये मैं नहीं उतार रहा हूं, अब यहां से लेके यहां तक आपको उतार लेना है फिर से नीचे। तो ये जो आ गया क्या कि गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जेड आ गया, इसका मतलब हर एक जेड जो किसको बिलोंग करता है, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ गॉफ मींस एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जेड, हेंस गॉफ इज ऑनटो। तो इस तरीके से गॉफ को हमने क्या प्रूव कर दिया, ऑनटो। ठीक है बच्चों, कर लीजिए। लेते हैं हम एग्जांपल नंबर 20th। कह रहा है कि कंसीडर द फंक्शन एफ एंड जी सच दैट कॉम्पोजिट गॉफ इज डिफाइंड। ठीक है, कह रहा है कि एफ और जी दो ऐसे फंक्शन है कि इनका कॉम्पोजिशन गॉफ डिफाइंड है, कॉम्पोजिशन गॉफ फंक्शन डिफाइंड है भैया। इसका मतलब क्या है कि रेंज ऑफ एफ इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। भाई गॉफ तभी तो डिफाइंड होगा, मैं आपको पहले बता चुका हूं। कह रहा है कि इज 1 1 मतलब गॉफ 1 1 है यहाँ पर, और मैंने आपको बोला था कि जब गॉफ 1 1 हो तो एफ पक्का 1 1 होगा, जी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, कह रहा आर द एफ एंड जी बोथ नेसेसरली 1 1। ठीक, अब सुनो, पता है ये एनसीईआरटी क्यों ये क्वेश्चन देता है, ये 1 1 फंक्शन की बच्चों प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब एग्जाम में यही क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो 1 मार्कर में आ सकता है, अगर देखो 2 नंबर में आया तो मैं तो देखो आपको यही सजेस्ट दूंगा, एक जो मार्क्स लाने वाली बात होती है ना बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो यार इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देख लेना। देखो यहाँ से जो सॉल्यूशन इन्होंने किया हुआ है वो मैंने उतारा हुआ है, पता है यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया है। ठीक, अब सॉल्यूशन में इन्होंने खुद ही 2 ऐसे सेट सोचे हैं, 3 ऐसे सेट सोचे हैं। ये देखो फंक्शन एफ मैप कर रहा है सेट ए से, ये रहा बी पे। ठीक, और फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन्होंने डिफाइन कर दिया एक आइडेंटिटी फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब जो इनपुट डाला वही आउटपुट मिल गया। तो मैं ना तुम्हें इसकी मैपिंग करके दिखाता हूं बच्चों, ध्यान से चेक करना। ठीक है, ये सेट ए है तो यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक, 1 2 3 4। ठीक, और ये सेट बी है तुम्हारा। ठीक है, बी में एलिमेंट है 6 तक, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब ध्यान से चेक करो कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब जितने भी एलिमेंट किसको बिलोंग करते हो, सेट ए को। ये रहा सेट ए, तो जितने भी एलिमेंट ए को बिलोंग करते हैं मतलब एक्स की वैल्यू कितनी ले सकते हो, केवल तुम यहाँ 1 2 3 4 ही ले सकते हो। ठीक, तो एफ ऑफ 1 निकालोगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इस फंक्शन में इनपुट x रखने पर आउटपुट क्या रहा है, x ही आ रहा है, तो 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे तो 2 आएगा। यानी कि जब यहाँ पे a और b के बीच में कौन मैपिंग कर रहा है, फंक्शन f, तो f ऑफ, अरे यार दिखा देता हूँ लो, f ऑफ 1 कितना आएगा 1, इसी तरीके से f ऑफ 2 कितना आएगा 2। ठीक, तो 1 रखने पे 1 आएगा, ठीक, 2 रखने पे 2 आएगा, 3 रखने पे 3 आएगा, 4 रखने पे 4 आएगा। अब कुछ बच्चे तो 5 भी रख रहे होंगे, क्यों रखोगे यार, जब फंक्शन f की डोमेन में 5 अवेलेबल ही नहीं है तो क्यों रखोगे। ठीक, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्या फंक्शन f11 है, हाँ फंक्शन f11 है। ठीक, अब सुनो, अब एक फंक्शन है आपके पास g, और ध्यान से चेक करो ये वाला जो सेट है 1 2 3 4 5 6 वाला, ठीक वही है, तो ये b हो गया और ये एक नया सेट आ गया c। ठीक, इत्तेफाक से b और c सेम है, कोई बात नहीं, तो ये b है और ये c है। c में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, और b और c के बीच में कौन काम कर रहा है, फंक्शन g। फंक्शन g मैप कर रहा है कहाँ से कहाँ, लिख दे रहा हूँ, f मैप कर रहा है a से b पे और g मैप कर रहा है b से c पे। उन्होंने कहा था कि कॉम्पोजिट गॉफ इज डिफाइंड, कॉम्पोजिट गॉफ इज डिफाइंड का मतलब रेंज ऑफ फंक्शन f। ध्यान से चेक करो, फंक्शन f की जो रेंज है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको, रेंज ऑफ फंक्शन f, फंक्शन f की रेंज में केवल 1 2 3 4 आएगा, क्योंकि ये मैप नहीं हुआ है 5 6 तो उसको छोड़ देंगे, 1 2 3 4 ही आएगा। ठीक है, अब ध्यान से चेक करो, रेंज ऑफ f जो है वो डोमेन ऑफ, वो डोमेन सॉरी, रेंज ऑफ f इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। g की डोमेन क्या है, सेट b, तो सेट b का सबसेट ही तो है ये। ठीक, इसलिए गॉफ डिफाइंड था। ठीक है, अब g मैप कर रहा है, किस तरीके से मैप कर रहा है उसका रूल लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से चेक करो। मैंने बोला था कोई भी फंक्शन डोमेन से कहाँ मैप करता है, कोडोमेन पे। अब सच दैट g ऑफ x इज इक्वल्स टू x है, लेकिन आगे लिखा हुआ है क्या, फॉर x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, केवल 1 2 3 4 के लिए ही ये जो g फंक्शन है वो आइडेंटिटी फंक्शन है। यानी कि जब आप g ऑफ 1 रखोगे तो 1 आएगा, ठीक, जब आप g ऑफ 2 रखोगे तो 2 आएगा, जब आप g ऑफ 3 रखोगे तो 3 आएगा, जब आप g ऑफ 4 रखोगे तो 4 आएगा। बस 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 आगे पढ़ो। जब आप g ऑफ 5 रखते हो तो 5 आता है, तो g ऑफ 5 पे कितना आता है 5, और g ऑफ 6 पे भी कितना आता है, g ऑफ 6 पे भी कितना आता है स्टूडेंट, 5 ही आता है। ठीक है, तो 6 को थोड़ा सा यहाँ दूर लिख लो, 6 किसी से मैप नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से चेक करिए, ध्यान से चेक करिएगा यहाँ पर, ठीक, कि फंक्शन g की हालत कैसी है। f तो 1 1 हो गया, f तो कैसा हो गया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, f तो आपने क्लियरली देखा
ए से बी पे जो मैप कर रहा है ये तो 1 1 है, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन सेट बी, ठीक है। बट एफ जो बी से सी पे मैप कर रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो मैनी 1 है, और जो मैनी 1 होता है वो 1 1 नहीं होता है। मैनी 1 का मतलब नॉट 1 1, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, जी 1 1 नहीं है, ये देखो ना, ये मैनी 1 हो गया जी, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए गॉफ की क्या हालत है स्टूडेंट्स, गॉफ की क्या हालत है, क्या आप गॉफ बना सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि गॉफ किसके किसके बीच में मैप करेगा, तो आप बोलोगे ए से सी के बीच में। तो अब मैं गॉफ को आपको यहाँ फ्रेशली बना के दिखा रहा हूँ, गॉफ ए से सी के बीच में मैप करेगा। ए में क्या क्या एलिमेंट थे, 1 2 3 4, बहुत बढ़िया, 1 2 3 4। सी में क्या क्या एलिमेंट थे, 1 2 3 4 5 और 6। अब बच्चे बोलेंगे कि भाई गॉफ निकाल के दिखाओ, आओ मैं तुम्हें गॉफ के इनपुट देता हूँ और आउटपुट निकालता हूँ, ठीक। तो गॉफ की डोमेन क्या है, सेट ए, यानी कि एलिमेंट कहाँ से लोगे, यहीं से लोगे। तो पहले निकालोगे गॉफ ऑफ 1। अब गॉफ ऑफ 1 का मतलब क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ 1, ठीक, और जी ऑफ, अच्छा एफ ऑफ 1 कितना है, जाके चेक करो, एफ ऑफ 1 1 है, तो यहाँ हम एफ ऑफ 1 की जगह 1 रखेंगे। अब जी ऑफ 1 कितना था, तो स्टूडेंट जी ऑफ 1 1 ही था, ठीक। तो ध्यान से चेक करिए, गॉफ ऑफ 1 फाइनली कितना आ गया, 1, मतलब इस गॉफ में जब इनपुट 1 डाली गई तो आउटपुट कितनी आ गई, 1, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि गॉफ ऑफ 2 निकालिए, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ 2, ठीक। अब एफ ऑफ 2 कितना है स्टूडेंट्स, एफ ऑफ 2 कितना है, 2 ही है, तो जी ऑफ 2 हो जाएगा यहाँ। और जी ऑफ 2 कितना है, ध्यान से चेक करो, जी ऑफ 2 2 है, यहाँ से भी आप देख सकते हो जी ऑफ 2 2 है डेफिनेशन से, ठीक। तो आपने क्या देखा, गॉफ ऑफ 2 कितना आ गया, 2, तो गॉफ ऑफ 2 कितना आ गया, 2। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे बोलूँ कि क्या निकालो, गॉफ ऑफ 3 निकालो, तो आप बोलोगे जी ऑफ एफ ऑफ 3 निकाल लो, ठीक। तो जी ऑफ एफ ऑफ 3 का क्या मतलब हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ 3 का मतलब हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ 3 कितना था तुम्हारा, एफ ऑफ 3 3 था, यानी कि जी ऑफ 3, और जी ऑफ 3 कितना है स्टूडेंट, ध्यान से चेक करिएगा, जी ऑफ 3 कितना है, 3 है, ठीक। तो गॉफ ऑफ 3 कितना आ गया, 3, ठीक, ये देखो बहुत बढ़िया, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि गॉफ ऑफ 4 निकालो, तो आप बोलोगे कि जी ऑफ एफ ऑफ 4 निकालो, ठीक। अब एफ ऑफ 4 कितना था, 4 था, और जी ऑफ 4, एफ ऑफ 4 की जगह 4, और जी ऑफ 4 भी तो 4 है, चेक करो, जी ऑफ 4 भी तो 4 है, तो 4 किससे मैप हो गया, 4 से। तो बच्चों क्लियरली आप क्या देख रहे हो कि गॉफ इज ऑल्सो 1 1, गॉफ इज ऑल्सो 1 1 1 1। तो गॉफ तो 1 1 है, बट गॉफ 1 1 होने के लिए जी 1 1 नहीं था, जी तो मैनी 1 हो गया, बट हाँ एफ 1 1 है। तो यही नोट हमको लगाना था, क्या कि अगर गॉफ कभी 1 1 हो तो एफ पक्का 1 1 होता है, हाँ जी 1 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको कर लीजिए आप, और इसकी ना प्रैक्टिस भी कर लेना यार, क्या पता वो यही एग्जाम में क्वेश्चन कर लें कभी 2 या 3 नंबर में, कि दिखाओ कि एफ एन जी बोथ नेसेसरली बोथ आर नॉट नेसेसरली 1 1, नॉट लगा होगा ना यहाँ, चलो ठीक है कर लो। लेते हैं 20 नंबर, एग्जाम्पल नंबर 21 कह रहा आर द एफ एंड जी बोथ नेसेसरली ऑन्टो इफ गॉफ इज ऑन्टो। तो इस बार उन्होंने क्या बोल दिया कि गॉफ क्या है भैया आपका, ऑन्टो है, गॉफ ऑन्टो ही बोल दिया उन्होंने। तो कह रहा है क्या जरूरी है एफ और जी दोनों ऑन्टो, जवाब है नहीं, हाँ जी पक्का ऑन्टो होगा, ये हमने आपको लिखवाया था पहले, ठीक। अब सुनो बच्चों, ये सॉल्यूशन में देखिए ये इन्होंने सेट लिए हुए, ध्यान से चेक करिए, एफ मैप कर रहा है ए से फ्रॉम सेट ए टू बी, ये ए है ये बी है, और इसकी डेफिनेशन है एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3, एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 4। इसी तरीके से जी मैप कर रहा है बी से सी पे, ध्यान से चेक करिए, ये भी बी है और ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल है, इसलिए मैंने नाम उनके सेम रखे हैं, ठीक। और ये है जी की डेफिनेशन की, जी ऑफ 1 1, जी ऑफ 2 2, जी ऑफ 3 भी 3 आता है और जी ऑफ 4 भी 3 आता है। तो अगर स्टूडेंट्स हम इसकी मैपिंग करके आपको दिखाएं यहाँ पर, लेट अस से ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो फंक्शन इज एफ इज फ्रॉम सेट ए टू बी, ठीक है। ए में एलिमेंट है आपके पास 1 2 3 4 और बी में भी एलिमेंट है आपके पास 1 2 3 4, ठीक है बच्चों। और एफ ऑफ 1 कितना है 1, एफ ऑफ 2 कितना है 2, एफ ऑफ 3 कितना है 3, एफ ऑफ 4 कितना है 4 है, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब यहीं पे हम चलिए सी बना ही लेते हैं आगे। तो ये सेट सी है और सेट सी ये रहा, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, सॉरी 1 2 3, ठीक है 1 2 3, और फ्रॉम बी टू सी कौन सा फंक्शन मैप कर रहा है, जी, जी मैप्स फ्रॉम बी टू सी। ध्यान से चेक करिए, जी ऑफ 1 कितना आता है 1, ठीक, जी ऑफ 2 कितना आता है 2, जी ऑफ 3 कितना आता है जी ऑफ 3 कितना आता है 3, तो जी ऑफ 3 3 और जी ऑफ ये 3 लिखा हुआ यार, और जी ऑफ 4 भी कितना आता है 3, ठीक। अब आप क्लियरली देख रहे होगे कि f तो 1 1 है, f मैनी 1 नहीं है, f क्या है 1 1 है, और f ऑन्टो भी है। ध्यान से चेक करिए,
ओहो, शायद मेरे से यहाँ पे एक एलिमेंट छूट गया है। एफ ऑफ 1 1 है, एफ ऑफ 2 2 है। अच्छा, एक गलती हो गई स्टूडेंट। एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखा था एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 4 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो इसकी थोड़ी सी मैपिंग गलत हो गई। फंक्शन एफ ऑफ 3 कितना है 3, तो एफ ऑफ 3 क्या होगा 3, और एफ ऑफ 4 भी कितना है 3, तो इसको हटा के हम एफ ऑफ 4 को भी क्या कर देंगे 3। अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट, एफ क्या हो गया, एफ मैनी वन है बट एफ इज नॉट ऑनटो। यहाँ पे चेक करिए, एफ इज नॉट ऑनटो, एफ ऑनटो नहीं है, क्यों? क्योंकि बी में ये वाला एलिमेंट खाली हो गया, 4 खाली हो गया ना। देयर इज नो प्री इमेज, एफ इज नॉट ऑनटो बिकॉज देयर इज नो प्री इमेज ऑफ 4 इन डोमेन ए। सेट ए में इस 4 की कोई इमेज नहीं। अभी आप सी को मत देखो यार, ए और बी को देखो, ठीक। तो फंक्शन एफ मैप कर रहा है ए से बी तक, फ्रॉम ए टू बी, तो 4 की कोई प्री इमेज यहाँ नहीं है, इसलिए एफ ऑनटो नहीं हो पाया। अब जी को ध्यान से चेक करो, ठीक। जी को अगर आप चेक करोगे तो जी तो ऑनटो है, क्यों? क्योंकि फॉर एवरी जी इज ऑनटो। ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, जी इज ऑनटो बिकॉज फॉर ऑल सपोज कोई एलिमेंट यहाँ का ए है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट सी। अरे आप खुद लिख लेना, इतना नहीं। अब आप देखो, हर एक एलिमेंट जो सी में है उसके लिए यहाँ पर एक प्री इमेज अवेलेबल है। अब आप ए को मत देखो, तो जी मैप कर रहा है बी से सी, और सी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज यहाँ पे अवेलेबल है, तो जी तो ऑनटो हो गया। आइए गॉफ बनाते हैं, ठीक। और गॉफ जो होगा वो कहाँ से कहाँ मैप करेगा, सेट ए से सी की तरफ। तो यहाँ पे बनाते हैं क्या, सेट ए, और यहाँ पे बनाते हैं सेट सी, ए और सी, ठीक है स्टूडेंट। अब सबसे पहले आप यहाँ पे थोड़ा फोकस करिएगा, यहाँ मैं थोड़ी जगह बना रहा हूँ। तो अगर हम निकालें गॉफ ऑफ डोमेन क्या है ए में कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4, और सी में कितने एलिमेंट हैं 1 2 3, ठीक है बच्चों। और फ्रॉम ए टू सी कौन सा फंक्शन मैप कर रहे हैं, गॉफ मैप फ्रॉम ए टू सी। तो गॉफ ऑफ 1 निकालो, गॉफ ऑफ 1 का मतलब जी ऑफ एफ ऑफ 1, ठीक। तो जी ऑफ व्हाट इज एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 कितना था 1 था, तो एफ ऑफ 1 की जगह 1 रखो, और जी ऑफ 1 कितना था, तो जी ऑफ 1 था 1, तो यहाँ 1 रखा, ठीक। यानी कि गॉफ ऑफ 1 कितना है 1, यानी कि गॉफ ऑफ 1 1 है, यानी कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में गॉफ वाला फंक्शन काम कर रहा है, तो गॉफ ऑफ 1 इज 1, ठीक। इसी तरीके से अगर आप निकालो क्या, गॉफ ऑफ 2, तो जी ऑफ एफ ऑफ 2 और जी ऑफ एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 कितना है स्टूडेंट, ध्यान से चेक करिए, एफ ऑफ 2 2 है, यानी कि जी ऑफ 2, और जी ऑफ 2 कितना है, ध्यान से चेक करिए, जी ऑफ 2 ये दिया, जी ऑफ 2 2 है, तो गॉफ ऑफ 2 भी कितना आ गया 2। इसी तरीके से गॉफ ऑफ 3 अगर हम निकालें, ठीक, यहाँ पे निकालता हूँ, गॉफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ 3, एंड व्हाट इज एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 इज व्हाट, एफ ऑफ 3 इज व्हाट, एफ ऑफ 3 इज 3, यानी कि जी ऑफ 3, एंड व्हाट इज जी ऑफ 3, जी ऑफ 3 इज 3, ठीक, ये आ गया, यानी कि गॉफ ऑफ 3 इज 3, तो गॉफ ऑफ 3 इज 3, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आप निकालिए क्या, गॉफ ऑफ 4, तो गॉफ ऑफ 4 का मतलब क्या, जी ऑफ एफ ऑफ 4, और एफ ऑफ 4 कितना था, एफ ऑफ 4 3 था, जाके चेक कर लो, एफ ऑफ 4 कितना था, कहाँ गया भैया, एफ ऑफ 4 कितना है 3, तो जी ऑफ 3 कितना है, जी ऑफ 3 तुम्हारा 3 है, यानी कि मोटी मोटी बात कि गॉफ ऑफ 3 कितना आ गया 3, ठीक। तो सॉरी, गॉफ ऑफ 4 भी कितना आ गया 3, तो गॉफ ऑफ 4 भी कितना आ गया 3। तो ध्यान से चेक करो, गॉफ भी क्या हो गया, ऑनटो हो गया, क्यों? क्योंकि सी का हर एक एलिमेंट का सेट ए में प्री इमेज है। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए कि गॉफ ऑनटो है, तो उस टाइम जी ऑनटो है पक्का, बट एफ ऑनटो नहीं, मतलब एफ ऑनटो हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। तो ये वाला रिजल्ट आप याद रखिए कि अगर जी ऑनटो है तो दिस इंप्लाइज श्योरली, दिस इंप्लाइज व्हाट, जी इज ऑनटो। तो याद रखना है आज के बाद आपको कि गॉफ ऑनटो दिया हो तो पक्का जी ऑनटो होगा, ठीक। और अगर गॉफ 1 1 है तो पक्का एफ 1 1 होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन पे हमने बात करी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज इन्वर्टेबल फंक्शन के साथ या इनवर्स ऑफ फंक्शन के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। हाँ, एक बात और, वेक्टर्स और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का लिंक नीचे दिया रहता है, मन हो तो उसको भी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है।